Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to begin with the 12th lectures of the ecology and environment. In the last lecture, we completed about the biological diversity of India, biodiversity of India, and apart from that, we started the next chapter, pollution, right? पॉल्यूशन को हमने डिफाइन किया था, उसके बारे में बेसिक चीजें बताई थी कि पॉल्यूशन होता क्या है, पॉल्यूशंस को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, पॉल्यूटेंट्स किसको बोलते हैं, कितने टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि पॉल्यूशन मतलब कि इन्वायरमेंटल कंपोजिशन में कोई भी अनडिजायरेबल चेंज। अब इन्वायरमेंटल कंपोजिशन या पार्ट्स ऑफ या एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट की जब भी बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? एयर की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं, राइट? या फिर आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है नॉइज, एम्बिएंट नॉइज लेवल इन्वायरमेंट का क्या होना चाहिए, वो भी एक पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट है। एक एम्बिएंट ल्यूमिनेसेंस क्या होना चाहिए, लाइट की क्या इंटेंसिटी होनी चाहिए एक नॉर्मल नेचुरल इन्वायरमेंट में, उसमें अगर कुछ चेंज आ जाए तो उससे भी अफेक्टेड हो रहे हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो वो भी एक तरह का नया लाइट पॉल्यूशन का कंसेप्ट आ गया है, नॉइज पॉल्यूशन का कंसेप्ट आ गया है। तो ऑल दीज थिंग्स जो है हमें वन बाय वन करने हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, राइट? उसके अलावा कुछ बहुत सारे रेसेंट इश्यूज चल रहे हैं जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक। तो ये सब जो है हम करंट इश्यूज में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसमें जो करंट से रिलेटेड पिछले एक साल में न्यूज रहे हैं, कोई नया फैक्ट, कोई नया इशू अगर होगा तो उसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे। अभी हम जो है बेसिक कर रहे हैं पॉल्यूशन के बारे में, एयर, वाटर, इन सब के, राइट? तो हमारा जो आज का लेक्चर 12 है उसमें हम दो चीज कवर कर रहे हैं, एक एयर पोल्यूशन और एक वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के अंदर हम एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देखेंगे कि एयर पोल्यूशन जो है किन किन कारणों से होता है, कौन कौन से सोर्स हैं, कौन कौन से इंपैक्ट हैं, क्या हम कर रहे हैं एयर पोल्यूशन को कम्बैट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और उसी पैटर्न में हम वाटर पोल्यूशन को भी देखेंगे, राइट? तो चलो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे डिस्कशन के ये टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले तो हम प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। कल हमने बात करी थी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, इनके क्या क्या सोर्स हैं और क्या इंपैक्ट हैं, ये दो चीज इंपॉर्टेंट होता है एयर पोल्यूशन में। और क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछते हैं वो ज्यादातर टाइम 99% यही पूछे गए हैं कि ये जो पर्टिकुलर गैस है वो किन किन प्रोसेसेस से रिलीज होता है, आप बताओ, और 3-4 ऑप्शंस में दिए होंगे, या इनके क्या क्या इंपैक्ट हैं। तो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन एंड इंपैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, हर एक पॉल्यूशन के लिए, हर एक पॉल्यूटेंट के लिए आपको वन बाय वन देखना होता है। उसके बाद हम एसिड रेन का कंसेप्ट देखेंगे जो इन्हीं से मिलता जुलता है। एयर पोल्यूशन की वजह से वन ऑफ द इंपैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इज एसिड रेन। क्या होती है एसिड रेन, कब एसिड रेन उसको बोलते हैं, कितना पीएच होता है, किन किन गैसेस की वजह से एसिड रेन होती है, और क्या उसका इंपैक्ट होता है एसिड रेन का, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, राइट? फिर हम आएंगे वाटर पोल्यूशन पे, टाइप्स एंड सोर्सेस वाटर पोल्यूशन का डिस्कस करेंगे। फिर इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन करेंगे, किन किन कारणों से होता है, क्या क्या सोर्स होते हैं वाटर पोल्यूशन के, और कौन कौन से टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन होता है। इसके बाद हम इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आएंगे कि क्या इसका इंपैक्ट है एक्वेटिक इकोसिस्टम पे। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, एक्वेटिक एनवायरनमेंट के ऊपर, एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर, ये सब क्या इंपैक्ट पड़ता है और कैसे पड़ता है, ये हम इसके अंदर देखेंगे। इसमें बहुत सारे आपको मतलब कंसेप्ट्स होंगे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसेप्ट होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का कंसेप्ट होता है। उसके बाद आपको यूट्रोफिकेशन एंड अल्गल ब्लूम का कंसेप्ट होता है। उसके बाद आपको बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट होता है। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट आपको यहां मिलेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो पर्टिकुलरली वाटर की वजह से होती हैं, वाटर पोल्यूशन की वजह से वो होती हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हुआ या सरफेस वाटर पोल्यूशन हुआ। तो दिस ऑल थिंग्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ आवर डिस्कशन फॉर द टुडेज लेक्चर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स से। एयर पोल्यूटेंट्स जनरली दो तरह के होते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स वो फैक्टर्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कि अनडिजायरेबल चेंज करते हैं एयर के कंपोजिशन में, और इसकी वजह से हार्मफुल इंपैक्ट होता है। तो जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जितने भी गैसेस हैं या सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनको हम एयर पोल्यूटेंट्स बोल सकते हैं, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो क्या होता है प्राइमरी
प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरा होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी? प्राइमरी जो बिल्कुल सोर्स होता है, मतलब सोर्स जनरेटेड होता है, और सेकेंडरी होता है जो किसी चीज से एनवायरनमेंट से मतलब रिएक्शन करता है। यस एग्जैक्टली। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मतलब कि जो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है उससे डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में निकल रहा है, तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट हुआ। और प्राइमरी पोल्यूटेंट जब एटमॉस्फेयर में आके कोई केमिकल रिएक्शन होके, या दो प्राइमरी तीन प्राइमरी पोल्यूटेंट मिलकर रिएक्शन कर जाए, या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से रिएक्शन हो जाए, मतलब किसी भी रिएक्शन के थ्रू जो नया तरह का पोल्यूटेंट डेवलप हो जाता है, बन जाता है, उसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट में मेनली क्या क्या आते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट में आपको पार्टिकुलेट मैटर्स आ जाएंगे, पीएम, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड को जनरली हम नहीं मानते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि उसके बाद हमारा आ जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, NOx, ठीक है। उसके बाद हमारा हाइड्रोकार्बन्स आ जाता है, जिसमें मीथेन, फॉर्मल्डिहाइड, ये सब आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, SO2। ये सारे जो है प्राइमरी होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली सोर्स से सीधा एटमॉस्फेयर में निकलते हैं, और ये जब आते हैं एटमॉस्फेयर में तो आफ्टर अ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन दे टर्न इनटू अ मोर टॉक्सिक एंड मोर कॉम्प्लेक्स एयर पोल्यूटेंट्स, जैसे कि ओजोन इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। डायरेक्टली ओजोन नहीं निकलता है किसी चीज से, रिएक्शन से बनता है। फिर हमारा आता है पैन को बोलते हैं पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन। ये एक तरह का पोल्यूटेंट होता है, C2H3NO5, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग। ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, इनके सोर्स और इनके इंपैक्ट। सबसे पहले हम पार्टिकुलेट मैटर को डिस्कस कर लेते हैं कि ये पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है। ये मैं एक तरह से रिपीट कर रहा हूं, कल के क्लास में भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, बट कल जो है टाइम की वजह से हमने बीच में ही एक ही टॉपिक को बस डिस्कस करके छोड़ दिया था, तो इसको एक बार फिर से जो लोग नहीं देखे होंगे। पार्टिकुलेट मैटर एक्चुअली होता है सॉलिड या लिक्विड जो कि सस्पेंडेड होता है एयर में। इट कुड बी इधर सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स विच इज स्मॉल इनफ टू बी सस्पेंडेड इन द एयर। सेटल डाउन नहीं हो पाता है, हवा में ही घूमते रहेगा। हवा में ही घूमते रहेगा तो आप इनहेल करोगे तो आपके अंदर जाएगा, और जाएगा तो वो इसका एडवर्स इंपैक्ट आपके हेल्थ पे करेगा। तो ये पार्टिकुलेट मैटर होता है, ठीक। तो ये सॉलिड पार्टिकल्स हो सकता है या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स होता है, जिसे हम एरोसोल बोलते हैं। वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स में भी डिसॉल्व होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स। अब पार्टिकुलेट मैटर्स कई तरह के होते हैं, जैसे डस्ट हो गया। डस्ट जो होता है वो एक तरह का पार्टिकुलेट मैटर हो जाता है। दूसरा हो जाता है आपका सूट। तीसरा हो जाता है आपका डस्ट माइट्स हो सकते हैं। चौथा हो सकता है पोलन हो सकता है, राइट। पांचवा हो सकता है स्पोर्स। तो दीज आर वेरियस, सी सॉल्ट भी हो सकता है। ये सब सारे जो होते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, राइट। अब पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं ये हमारे लिए खतरनाक हैं कि नहीं है, पॉल्यूटेंट हैं कि नहीं है, ये डिपेंड करता है इनकी साइज पे। अगर किसी पर्टिकुलेट मैटर की साइज 10 माइक्रोमीटर से बड़ा है तो इट कैन नॉट रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर फॉर लॉन्ग। ये धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारे लिए पोल्यूटेंट नहीं होता है। जिसका पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज, जिसकी डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा होगी, वो पार्टिकुलेट मैटर्स जिसकी डायमीटर 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होगी, ठीक है, तो दैट कैन रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और इसलिए ये एक तरह का एयर पोल्यूटेंट बन जाता है। तो PM10 जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, PM10, वो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जिनकी डायमीटर 10 या उससे कम होती है, 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होती है। अब 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होगी तो ये सस्पेंडेड रह सकता है लॉन्ग टाइम तक, और उसको जब हम इनहेल करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जाके एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाते हैं, एयर पोल्यूटेंट बन जाते हैं। 10 या उससे कम। उससे भी एक खतरनाक होता है PM2.5। PM2.5 का मतलब होता है कि वो पार्टिकुलेट मैटर जिसकी डायमीटर
2.5 माइक्रोमीटर से बराबर या कम, 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर या कम जो पार्टिकुलेट मैटर होंगे इन्हें हम बोलते हैं PM 2.5। इट इज मोर हजार्डस देन PM 10। वाई? बिकॉज ये जो होते हैं क्या, ये तो ठीक है, मतलब टाइम भी बढ़ता है अगर साइज ज्यादा है तो, लेकिन ज्यादा हजार्डस का कारण ये है कि ये आपके लंग्स के पोर्स में चले जाते हैं। दे कैन इंटर इनटू द पोर्स ऑफ योर लंग्स एंड दे कैन क्लॉग द लंग्स, जिसकी वजह से जो एयर पैसेज आपका होता है उसको ये डिस्टर्ब कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। PM 10 जो है वो सफोकेट आपको करता है, बट ये फिल्टर कर सकता है इसको लंग्स, राइट, लेकिन इसको लंग्स फिल्टर नहीं कर पाता है। ये लंग्स के पोर्स में चला जाता है और पोर्स में जाके उसको क्लॉग कर देता है, जिसकी वजह से जो एयर एक्सचेंज होता है इसमें डिफिकल्टी होती है। तो PM 2.5 कैन क्रिएट सीरियस लंग्स डिजीज लाइक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको ये क्रिएट कर सकते हैं, तो इसीलिए ज्यादा हजार्डस होते हैं PM 2.5। समझ वाली बात है? तो ये हो गया PM 10, PM 2.5। इसलिए दो हमारे पार्टिकुलेट मैटर्स जो मेनली पोल्यूटेंट्स में गिने जाते हैं वो PM 10 और PM 2.5 गिने जाते हैं, समझे? अब देखो ये सब जो होते हैं ये सोर्सेस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर हो गए। जो पार्टिकुलेट मैटर किन किन कारणों से, जैसे डस्ट होता है, डस्ट कैसे निकलता है? तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से होता है, या व्हीकल्स रोड पे दौड़ते हैं उसकी वजह से होता है। तो देखते हो जब पोल्यूशन लेवल दिल्ली में बढ़ जाता है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर ना रिलीज हो। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इज द मेजर सोर्स ऑफ द रिलीज ऑफ द डस्ट। फिर जो हमारा शूट होता है वो जो है फॉरेस्ट फायर से बहुत निकलता है। फॉरेस्ट फायर, या हम अगर खुद आग जला रहे हैं तो उसकी वजह से जो इनकम्प्लीट जो होता है, पार्शियल बर्निंग होती है, तो उसकी वजह से सूट जो है रिलीज होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कालिक बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लैक कलर जो होता है स्मॉल पार्टिकल्स होता है। तो ये सूट जो होता है एक तरह का पार्टिकुलेट मैटर होता है। फॉरेस्ट फायर एक नेचुरल प्रोसेस हो गया, वोल्केनिक इरप्शन से भी डस्ट या सूट निकलता है, तो वो सारे नेचुरल मतलब कारण हो गए। ये सब हमारे एंथ्रोपोजेनिक कारण हो गए। डस्ट माइट्स जो होता है वो टीनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपके कारपेट्स में, कर्टेन्स में जर्मिनेट होते हैं और वहां से हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। तो दीज आर बायोलॉजिकल पार्टिकल्स, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। डस्ट माइट्स जो होता है वो इतने छोटे होते हैं कि हवा में जो है वो फ्लोट कर सकते हैं लंबे समय तक। दीज आर द डस्ट माइट्स, दे आर रिलीज फ्रॉम वेयर? कारपेट्स, कर्टेन्स, यहां से ये मेनली जो है रिलीज होते हैं। पोलन क्या होता है? हाँ, जैसे फ्लावर्स का या प्लांट्स का जो मेल ये होता है, पार्ट होता है, उससे जो है ये माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स होता है जो रिलीज होता है, येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है, तो इसे हम पोलन बोलते हैं। तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर। फिर स्पोर्स क्या होता है? स्पोर्स जो होता है वो स्पोर्स दिख जाता है व्हाइट कलर का। हाँ, एक्चुअली ग्रुप में जो होता है ना तो फिर वो आपको हल्का फुल्का दिखता है, बट ये जनरली जो होता है ना सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, ये लोग जो है स्पोर्स होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये। तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये भी जो है एक तरह से पार्टिकुलेट मैटर का पार्ट होते हैं। तो दीज आर बेसिकली द पार्टिकुलेट मैटर्स, राइट, विच आर सस्पेंडेड इन एयर एंड कॉजिंग द हार्म टू द एनिमल्स और ह्यूमन। तो ये हो गया आपको पार्टिकुलेट मैटर्स। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है? ये तो सोर्स समझ गए कि पार्टिकुलेट मैटर के क्या क्या सोर्स हैं। इसका इंपैक्ट जब देखना है तो आप इसको इंपैक्ट को दो तरीके से देखोगे। एक इंपैक्ट कि लोअर ट्रोपोस्फेयर में क्या इंपैक्ट होगा और हायर ट्रोपोस्फेयर में क्या इंपैक्ट होगा। ये हो गया लोअर ट्रोपोस्फेयर। लोअर ट्रोपोस्फेयर में इनका क्या इंपैक्ट होता है और इनका जो होता है अपर ट्रोपोस्फेयर में क्या इंपैक्ट होगा, या स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाएंगे तो क्या इंपैक्ट होगा। अपर ट्रोपोस्फेयर, देखो हम लोग जो इंसान या जो भी लाइफ होती है वो लोअर ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो लोअर ट्रोपोस्फेयर में ये जो है हेल्थ इंपैक्ट करते हैं, मतलब हेल्थ को आपको एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। जिस तरह से आपका लंग्स डिजीज होगा, अस्थमा होगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा, इसकी वजह से होगा। तो ये हो जाता है लोअर ट्रोपोस्फेयर में, जहां बायोस्फीयर है। अपर ट्रोपोस्फेयर में इनका क्लाइमेटिक इंपैक्ट होता है। हमने, आपको याद होगा तो हमने ज्योग्राफी में एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन ऑफ इंसोलेशन पढ़ा था कि जो सोलर रेडिएशन आता है तो कुछ पार्टिकल्स, एरोसोल्स जो होते हैं, डस्ट होते हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं।
तो इस रिफ्लेक्ट बैक करने से देयर इज अ लॉस ऑफ इंसोलेशन ओवर द अर्थ सरफेस, and because of that loss there is a decrease in the temperature of the region where there is a much accumulation of the particulate matter। और इस प्रोसेस को हम ग्लोबल डिमिंग भी बोलते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है उसी तरह से एक कंसेप्ट होता है ग्लोबल डिमिंग। ग्लोबल डिमिंग इज द लॉस ऑफ इंसोलेशन बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स एंड एरोसोल्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज अ राइज इन द टेम्परेचर। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे अगर इसकी बात करोगे तो देयर इज अ ग्लोबल लॉस ऑफ इंसोलेशन। बहुत ज्यादा ग्लोबल लेवल पे अगर एरोसोल्स अगर हो जाए तो उसकी वजह से ग्लोबल डिमिंग होती है। देखते होगे आप, जब बहुत ज्यादा डस्ट हो जाता है तो सनलाइट ढंग से नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो इसकी क्यों होती है? क्योंकि ये जो है रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, तो इसकी वजह से जो है होता है। या फिर जहां वोल्केनिक इरप्शंस होता है उसके आसपास के रीजन से होता है ना, बहुत दिन तक जो है सोलर रेडिएशन काफी कम हो जाता है या बारिश होने लगती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये लोग जो है अपर एटमॉस्फेयर में जाके जो है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का भी काम करते हैं। तो वो तो खैर इनका प्रोडक्टिव रोल होता है। ठीक है, तो ये इनका मेन जो है इंपैक्ट होता है क्लाइमेटिक इंपैक्ट और हेल्थ इंपैक्ट लोअर ट्रोपोस्फेयर और अपर ट्रोपोस्फेयर में, राइट। इसके बाद इनको आप देखोगे तो जो जितने भी आपको ऑप्टिकल फिनोमेना होता है, जैसे कि डस्क एंड डाउन, जो सनलाइट सनराइज के पहले भी हल्का सा लाइट आने लगता है, सनसेट के बाद भी लाइट होता है, इनकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये लोग डिफ्रैक्शन, डिफ्यूजन सब ये लोग करते हैं। टिंडल इफेक्ट इनका आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक कलरलेस एंड अडरलेस गैस होता है, राइट, जो कि इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ द फॉसिल फ्यूल से रिलीज होता है। इनकम्प्लीट कंबसन मतलब कि कंबसन हो रहा है लेकिन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो क्या बन जाता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। बहुत बंद जगह पे अगर आप आग लगाओगे और ऑक्सीजन उतनी सप्लाई नहीं होगी तो उससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने लगेगा, राइट। तो ये एक मेजर और वेरी पॉइजनस गैस होता है, राइट। ये इमीडिएट इफेक्ट आपको दिखा देगा, मगर इसके साथ एक अच्छी चीज होती है कि ये लॉन्ग लिव्ड नहीं होता है एटमॉस्फेयर में। जैसे ही एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है ये तुरंत एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट डज नॉट रिमेन सस्पेंडेड, इट डज नॉट रिमेन देयर इन द एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्ग। ठीक है, आप जब भी उसको ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में लाओगे ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तुरंत। हाईली रिएक्टिव, हाईली ऑक्सीडाइजिंग गैस होता है। ठीक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली जो सोर्स होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, सोर्स होता है वो क्या सोर्स होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो एक तो आपका सोर्स होगा जो है बर्निंग ऑफ इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और ये आपको सबसे ज्यादा दिखता है किसमें, तो ऑटोमोबाइल्स में। तो ऑटोमोबाइल्स का जो एग्जॉस्ट होता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, चाहे वो पेट्रोल हुआ चाहे कोल हुआ। ठीक, तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा आपको कहां से, तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से नाक लगा दोगे ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट के पास तो बेहोश हो जाओगे तुरंत। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है उधर से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से बहुत ज्यादा ये निकलता है। उसके बाद सिगरेट स्मोक से, सिगरेट स्मोक जो होता है इससे भी निकलता है, सिगरेट स्मोक से निकलता है। सिगरेट में जो सब कंपैक्ट होते हैं ना, तो अंदर का जो बर्निंग होता है वो एनारोबिक होने लगता है, तो बाहर जो धुआं निकलता है सिगरेट से, तो उससे जो है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, राइट। तो सिगरेट स्मोक हो गया, इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, ये सब सोर्स होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, राइट। इसके इंपैक्ट क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपके ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है उसको इंपैक्ट करता है। अगर आप उसको इनहेल कर लोगे, एक तो कि ये हाईली टॉक्सिक गैस होता है, हाईली टॉक्सिक गैस होता है ये, ठीक है। इट कैन रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ योर ब्लड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो जो है इसमें एक्चुअली ये क्या करता है कि हेमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाता है।
तो हेमोग्लोबिन से रिएक्ट करने के बाद हेमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये रिएक्ट करके और कुछ और बना दे जो अब काम बंद कर दे अपना ट्रांसपोर्ट करना, तो आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी आपके बॉडी में और उसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। इमीडिएटली आपका ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देगा क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी आपके, तो तुरंत आप सबसे पहले बेहोश हो जाओगे जैसे ही आप इनहेल करोगे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, हाईली टॉक्सिक गैस होता है, ठीक है। इट इंपेयर्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ये मेन इसका इंपैक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे। समझ में आ रही बात है? ये हमारा हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, पता ही है केमिस्ट्री में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन जो नेचुरली पाया जाता है मीथेन। मीथेन CO2 में कहां हाइड्रोजन है, ठीक है, मीथेन, ठीक है, CH4 हाइड्रोकार्बन ही है ना। मीथेन, इथेन सब हाइड्रोकार्बन होते हैं। अल्केन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़े हो ना केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स जो होता है एक इंपॉर्टेंट जो है एयर पॉल्यूटेंट होता है। हाइड्रोकार्बन में आपको सोर्स क्या है इसका और इसका इंपैक्ट क्या है ये आपको देखना है। तो सबसे पहला सोर्स है इसको कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से निकलता है, खासकर ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट से ये निकलता है। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट मीथेन देख सकते हो, मीथेन CH4, ठीक है। तो मीथेन जो है नेचुरल प्रोसेस से भी निकलता है और आर्टिफिशियल प्रोसेस से भी निकलता है, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेस से मीथेन क्या क्या निकलता है, किस किस प्रोसेस से निकलता है? नेचुरली वोल्केनिक इरप्शन से निकलेगा और नेचुरल डिकम्पोजिशन से निकलेगा। ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन जो ऑटोमेटिक चलते रहता है सॉइल में, उससे भी मीथेन रिलीज होता है। तो वो मीथेन का जो नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल रिलीज हो जाता है, राइट। वोल्केनिक इरप्शन एंड व्हाट, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन ऑफ द डेट्रिटस, इन दोनों से मीथेन निकलता है नेचुरली। जो आर्टिफिशियली निकलता है मैनमेड कारण से, वो होता है कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, खासकर ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से मीथेन निकलता है। दूसरा जो निकलने का होता है वो राइस फील्ड्स या स्वैम्पी जो रीजन होता है, स्वैम्प्स या राइस फील्ड्स होता है, उसमें जो है वहां डिकम्पोजिशन से, एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से मीथेन रिलीज होता है, ठीक है। तो वहां बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया जो है एनारोबिक डिकम्पोजिशन करता है विदाउट एयर और उसकी वजह से मीथेन निकलता है। तो कहां से निकलता है? राइस फील्ड से निकलता है। राइस फील्ड्स हो गया या स्वैम्प्स से हो गया। स्वैम्प्स, राइस फील्ड्स या स्वैम्प्स जो है पानी में डूबा रहता है तो इनफ ऑक्सीजन नहीं होता है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वहां जर्मिनेट करते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ द व्हाट, ऑर्गेनिक रेसिड्यूज, और उसकी वजह से क्या होगा? मीथेन निकलेगा, राइट। इसीलिए राइस फील्ड्स जो वाटर लॉगिंग कंडीशन होता है, इसको जो है मतलब ये डिस्करेज किया जाता है कि थोड़ा वाटर लॉगिंग कंडीशंस जो है इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। इसलिए राइस या कुछ लाइव स्टॉक प्रैक्टिसेस जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं एयर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। उसी तरह से तीसरा जो है लाइव स्टॉक रैंचिंग से भी निकलता है। लाइव स्टॉक रैंचिंग, एनिमल हस्बेंड्री, खासकर जो एनिमल हस्बेंड्री में गोबर ओबर सब जहां भी होता है उससे भी मीथेन निकलता है। दीज आर द सोर्सेस ऑफ द मीथेन। उसके बाद मीथेन के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन, जिसको वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को हम VOC भी बोलते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ये जो फॉर्मल्डिहाइड होता है ये मेनली जो कारपेट्स या पेंट्स बनाने के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं, और ये कारपेट्स और पेंट्स को जब हम अपने घरों में यूज करते हैं तो हमारा जो इंडोर एयर होता है उसमें ये पोल्यूटेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। और ये हाईली टॉक्सिक होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। ये कार्सिनोजेनिक का मतलब पता है? नाम सुने हो कार्सिनोजेनिक? कार्सिनोजेनिक उस कंपाउंड्स या उस चीज को बोलते हैं जो कैंसर का कारण होता है, ठीक है। तो कैंसर कॉजिंग केमिकल इज कॉल्ड कार्सिनोजेनिक, या कोई ऑर्गेनिज्म या कोई केमिकल विच कैन कॉज कैंसर इन योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड कार्सिनोजेनिक। तो फॉर्मल्डिहाइड इज अ कार्सिनोजेनिक केमिकल, इसकी वजह से कैंसर्स होते हैं, राइट। और ये इंडोर एयर पोल्यूशन का मेजर जो है कंपोनेंट है, इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स का। घरों में जो कारपेट्स और पेंट से जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो फॉर्मल्डिहाइड होता है, राइट।
उसके बाद मीथेन से क्या क्या होता है? मीथेन सबसे पहला कि पॉइजनस होता है। मीथेन डायरेक्टली इनहेल करोगे तो आप मर सकते हो, पॉइजनस होता है। दूसरा इनफ्लेमेबल होता है, आग लग सकती है मीथेन की वजह से। तो पॉइजनस एंड इनफ्लेमेबल होता है, जिसकी वजह से कई बार हजार्ड्स हो जाते हैं। जैसे माइंस से भी मीथेन निकलता है, कोल माइनिंग जो होता है उससे मीथेन रिलीज होता है। और कई बार कोयला के खान में आग लगता है, इट इज बिकॉज ऑफ द मीथेन, क्योंकि ये इसकी महक नहीं होती है तो ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है, राइट। और डिटेक्ट नहीं हो पाता है, मीथेन है आपके आसपास, कभी गलती से आपने कोई चिंगारी लगा दी, आग लग जाएगा तुरंत, राइट। तो ये मीथेन जो होता है इसका सोर्स और इंपैक्ट होता है। समझ आ रही है बातें? मीथेन के इंपैक्ट में क्या लिखोगे? पॉइजनस गैस, इन्फ्लेमेबल गैस, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड के लिए लिख सकते हो कि कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। निकलता कैसे कैसे है मीथेन? राइस फील्ड से, लाइव स्टॉक रैंचिंग से, कोल माइनिंग से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, वोल्केनिक इरप्शन से, नेचुरल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से। नेचुरल डिकम्पोजिशन, वोल्केनिक इरप्शंस दोनों हो जाएगा आपका क्या? नेचुरल प्रोसेस। और ये सब हो जाएंगे आपके आर्टिफिशियल और मैनमेड या एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। फिर हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का जो सोर्स है, सोर्स वो नेचुरल सोर्स जो है वो वोल्केनिक इरप्शंस है। वोल्केनिक इरप्शन से, देखो मैं वोल्केनिक इरप्शंस कई सारे पोल्यूटेंट्स के लिए बता रहा हूं। आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वोल्केनिक इरप्शन से क्या क्या निकलता है। समझ आ रही बातें? तो हर जगह याद रखना इसको। वैसे हम सोचे हुए हैं कि ऐसा भी एक बना के मैं लिस्ट दे दूंगा कि किस एक्टिविटीज से क्या क्या निकलता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट से कौन कौन से गैस निकलते हैं, ठीक है। आपको ऑयल रिफाइनरीज से कौन कौन से निकलते हैं, माइनिंग से कौन कौन से गैसेस निकलते हैं, इस तरीके से बना के मैं दे दूंगा। तो वोल्केनिक इरप्शंस जो है, सल्फर डाइऑक्साइड वोल्केनिक इरप्शन से निकलता है, जो कि नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल प्रोसेस की बात करोगे तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में जो कोल हम बर्न करते हैं तो उसकी वजह से भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो कोल बर्निंग इन थर्मल पावर प्लांट्स, कोल बर्निंग इन थर्मल पावर प्लांट्स, ये एक बहुत ही मेजर सोर्स होता है सल्फर डाइऑक्साइड के रिलीज का। उसके बाद ओर स्मेल्टिंग, ओर स्मेल्टिंग जो करते हैं, यहां भी कोल का यूज होता है। आयरन ओर में ओर स्मेल्टिंग करते हैं, हीट करने के लिए कोल को हम यूज करते हैं, तो उसमें भी होता है ओर स्मेल्टिंग प्लस ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल रिफाइनरीज जो होता है ये भी जो है फॉसिल फ्यूल्स का यूज करता है, जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। प्लस आपको ऑटोमोबाइल कंबसन, ऑटोमोबाइल कंबसन से भी आपको सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ऑटोमोबाइल कंबसन से जो पेट्रोल या डीजल बर्न होता है ऑटोमोबाइल में, उसकी वजह से भी निकलता है। कोल बर्निंग इन थर्मल पावर प्लांट्स, ओर स्मेल्टिंग, ऑयल रिफाइनरीज, ऑटोमोबाइल कंबसन, ये सारी चीजें जो है सोर्स होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। याद रहेगा? कोई दिक्कत? गुड। ये जो होता है कलरलेस होता है, लेकिन इसका पंजेंट ऑर्डर होता है। पंजेंट ऑर्डर होता है तो ये जो है आइडेंटिफाई हो जाता है अपने ऑर्डर की वजह से, ठीक है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड का इंपैक्ट क्या होता है? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? सल्फर डाइऑक्साइड का एक तो इंपैक्ट होगा कि ये एसिड रेन जो है इसकी वजह से होता है। एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्ट करके, रेन वाटर से, और एसिड रेन बनाता है। पहली चीज क्या? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ सल्फर डाइऑक्साइड में नहीं होता है। वो सोडियम की बात कर रहे हो, सोडियम में होता है या फिर फास्फोरस में होता है, ठीक है। फास्फोरस जो है आता है इससे, तो उस केस में होता है। एसिड रेन होगा क्या? फास्फोरस भी होता है। फास्फोरस अगर कंसेंट्रेटेड नहीं रहे, जैसे अब ये तिल्ली है, माचिस की तिल्ली है, तो वो फास्फोरस ही होता है। हल्का सा भी अगर रेड फास्फोरस, तो फास्फोरस भी बहुत
तुरंत ये होता है। जैसे ये जुगनू होते हैं, जुगनू एक्चुअली क्या करते हैं, फास्फोरस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से लाइट जलती है, इल्यूमिनेशंस होता है। ठीक है, तो फास्फोरस भी ना ऑक्सीजन के रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और बर्निंग हो जाता है। पोटेशियम और सोडियम तो होता ही है, दैट इज, तो इसीलिए तो उसको केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, लेकिन फास्फोरस भी होता है। तो एसिड रेन हो गया सल्फर डाइऑक्साइड में। उसके बाद फिर क्या होता है, आपको लंग्स डिजीज हो सकता है, सीरियस लंग्स डिजीज, सीरियस लंग्स डिजीज हो सकता है इसकी वजह से, जैसे अस्थमा हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सब होता है सल्फर डाइऑक्साइड के इनहेलेशन से। ठीक है, इरिटेशन ऑफ आईज एंड इरिटेशन ऑफ लंग्स, इरिटेशन ऑफ आईज भी होते हैं इसकी वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो ये सब इसके इंपैक्ट होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को हम NOx बोलते हैं, NOx बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरली दो तरह के ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं, एक NO और एक NO2। ठीक है, NO और NO2। NO जो होता है इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। राइट, तो ये दोनों मिलके जनरली हम NOx से इसको हम डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये एक पोटेंट एयर पोल्यूटेंट होते हैं। राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज कैसे होते हैं, सबसे पहले सोर्स क्या होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का। सोर्स में दो इसके नेचुरल सोर्स होते हैं, एक तो कि वोल्केनिक इरप्शंस हो जाएंगे, वोल्केनिक इरप्शन से भी ये निकलते हैं नेचुरली। दूसरा जो नेचुरल इनका सोर्स होता है वो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग, लाइटनिंग की वजह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, ब्रेक एक्चुअली नहीं करते हैं, सॉरी टू से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर बहुत ही ज्यादा हाइट, सॉरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है को अगर आप हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर इस पे अप्लाई करोगे तो ये सब रिएक्ट करके 2NO में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रही बातें। तो लाइटनिंग की वजह से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके और नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाते हैं। तो ये जो होता है नेचुरल प्रोसेस होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के एटमॉस्फेयर में रिलीज होने का, नेचुरल प्रोसेस। अब इसमें एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस बात करोगे, मैनमेड प्रोसेस की बात करोगे, तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलता है ये, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से भी ये निकलता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में भी यही होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, जो कंबसन होता है ऑटोमोबाइल के अंदर, वो बहुत हाई टेम्परेचर में कंबसन होता है, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे से रिएक्ट करके और नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से भी निकलता है। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट से भी निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से भी निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से भी ये निकलता है। राइट, हाई कंबसन, हाई हीट रीजन से ना ये जनरली जो है हमेशा निकलता है। तो ये जो हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्सेस हो गए मेजर, आर्टिफिशियल नेचुरल दोनों सोर्सेस आपको समझ में आ गया। ठीक, अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के इंपैक्ट क्या होते हैं, व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। इंपैक्ट में सबसे पहला इंपैक्ट जो है आप वही लिखोगे कि ये भी एसिड रेन को बनाता है, दिस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द एसिड रेन, एसिड रेन को ये कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद ये जो होता है आपको सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाता है, यानी कि ये जो है पैन बनाता है, पैन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है इसकी वजह से बनता है। ठीक है, तीसरा जो है फोटोकेमिकल स्मॉग भी बनाता है, ये फोटोकेमिकल स्मॉग में भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग भी बनाता है, एसिड रेन बनाता है, पैन बनाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है। और उसके बाद जो है आपको सीरियस लंग्स डिजीजेस, सीरियस लंग्स डिजीजेस जो है इसके वजह से होता है।
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह जो है इसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से। ठीक, एसिड रेन, पैन, फोटोकेमिकल स्मॉग, सीरियस लंग्स डिजीज, ये सब जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के इनहेलेशन से ये होता है। बाकी ये सारी चीजें जो है इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से बनते हैं। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे बन रहा है। समझ में आ रही है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की? कोई दिक्कत? एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, ठीक है, वो जो है पॉल्यूटेंट नहीं होता है, ये ग्रीन हाउस गैस होता है, पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस होता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसकी बहुत हाई होती है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो हम NO और NO2 की बात करते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ये हो गए कौन से? ये हो गए आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हो गए ये। ठीक, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की। आपको यही सब याद रखना है, ये सब बहुत क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ओजोन की। ओजोन, ओजोन यानी O3। देखो ओजोन दो होता है, एक गुड ओजोन एक बैड ओजोन। गुड ओजोन बोलते हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, राइट? क्यों गुड ओजोन उसको बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एग्जैक्टली एब्जॉर्ब करता है और इस तरह से अर्थ पे लाइफ एग्जिस्टेंस में हेल्प करता है। UVC और UVB, UVC सबसे लिथल होता है, CBA ऐसे चलता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन वहां हमने बताया ही था कैसे O3 O2 जो है टूट जाता है UVC के प्रेजेंस में OO में, और O2 फिर से रिएक्ट करके O3 बन जाता है, और ये जो है टूटना बनना चलते रहता है। और इसको कौन सा साइकिल बोलते हैं? चैपमैन साइकिल। ठीक है, ये हमने बात करी थी, ये भी बात करी थी कि इक्वेटर के पास ज्यादा बनता है, पोल के पास कम बनता है, तो देयर इज अ नेट ट्रांसफर ऑफ ओजोन फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, क्योंकि सोलर रेडिएशन जो है इक्वेटर पे ज्यादा रहता है। अब हम बात करते हैं बैड ओजोन की। जो लोअर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन होता है वो बैड ओजोन होता है। क्यों? क्योंकि वो हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए भी, मतलब कि एनिमल के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, दोनों के लिए हार्मफुल होता है ओजोन जो है। अब क्वेश्चन है कि बनता कैसे है, यहां पे नीचे में कैसे बनता है? ऊपर में तो समझ में आ गई बातें। अब आपको पता है कि जो UVA होता है वो तो अर्थ पे पहुंचता है। ठीक है, ओजोन बनने के लिए अल्ट्रावायलेट का होना जरूरी होता है, लेकिन UVA इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि ये ऑक्सीजन को 2 O में तोड़ दे, O और O में तोड़ दे, जो ऊपर में UVC तोड़ देता है। ठीक है, तो यहां क्या होता है कि पहले ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से N2 और O2 रिएक्ट करके और 2NO बनते हैं। ये जो हुआ कहां होता है? ये ऑटोमोबाइल्स में होता है, खासकर ऑटोमोबाइल्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वो ऑटोमोबाइल से ज्यादा निकलता है। तो ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है? N2 और O2 रिएक्ट करके 2NO बन जाते हैं, और फिर ये जो NO होता है ये जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से रिएक्ट करके ये बन जाता है आपको NO2। ये एक रिएक्शन हो जाता है। समझ में आ रही बातें? NO जो है फिर ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और क्या बन जाता है आपको? NO2। और ये NO2 जो होता है इस पे जब UV रेडिएशन पड़ती है जब इस पे, तो ये NO और प्लस सिंगल O में टूट जाता है। जब NO2 पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब पड़ती है तो ये NO प्लस सिंगल O पे टूट जाता है, और ये जो सिंगल O बच जाता है वो जो है मोलेकुलर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और ओजोन बन जाता है। समझे? तो पहले N2O2, तो ये रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं ओजोन बनने के लिए? है रिस्पॉन्सिबल ये। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से हम बोले थे ना कि ये ओजोन भी बनाता है, हेल्प करता है ओजोन बनाने में, पैन बनाने में। ठीक है, तो ये हो गया। फिर NO प्लस O2 2NO2 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में NO प्लस O में टूट जाता है सिंगल ऑक्सीजन में, जिसको एटॉमिक ऑक्सीजन बोलते हैं, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन और मोलिकुलर ऑक्सीजन रिएक्ट करके O3 बन जाता है, और ये O3 जो है हमारा आ जाता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस होता है, सेकंड्स में ये हो जाता है। समझ आ रही बातें?
सेकंड्स में हो जाता है कई बार। तो कई बार ऐसे भी एक बार यूपीएससी में क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछ दिया था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को था कि मैंने भी इस साल देखा नहीं है कि यूपीएससी ने आंसर क्या दिया है उसका, ठीक है, मैं देख के एक बार उसको डिस्कस करूंगा। उसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरह के थे शायद कि जो ये होता है बर्निंग होता है या जो वेक्यूलर इमिशंस होता है उससे कौन कौन से गैसेस निकलते हैं, कौन कौन से गैसेस उससे निकलते हैं। तो उसमें ओजोन भी दिया हुआ था। एक्चुअल में ओजोन तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, प्राइमरी पोल्यूटेंट तो होता ही नहीं कि कहीं से निकलेगा, लेकिन ये इतना इमीडिएट इफेक्ट होता है, इतना इमीडिएटली ये रिएक्शन हो जाता है कि वो हमें ये फील होता है कि वो वहीं से निकला है, जबकि एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होके और फिर ये बना है, ठीक है। तो उसमें जो है यूपीएससी ने ऐसा आंसर का डिजाइन किया था, माने ऑप्शंस के, जिसमें कि आपको वो सही मानना ही पड़ेगा कि हाँ निकलता है। जो उसके ऑप्शंस के जो कॉम्बिनेशन थे वो ऐसे बन रहे थे कि अगर आप उसको हटा रहे हो तो फिर ऑप्शन नहीं निकल रहा है। तो उसमें क्या यूपीएससी आंसर दिया है, आई विल सी एक बार अभी, क्योंकि अब आंसर की तो आ ही गया है। तो उस पर जो है थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, लेकिन ये इमीडिएट होता है, तो इसलिए अगर कहीं से रिलीज होता है, अगर इन सब जहां जहां से ये निकल रहा है, तो तुम मान सकते हो कि ओजोन जो है निकल रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि यूपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें कि लगता है कि यार क्या है, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं। नहीं होता है कि जैसे वो जो वाला क्वेश्चन था 2017 में, घोड़े के रिमेन्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि मिलते हैं घोड़े जैसा रिमेन्स, यूपीएससी ने अपना आंसर की में दिया है कि नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो उस पर अब कोई कुछ नहीं कर सकता है भाई, चलो मान लिए। तो इस तरह के भी इंसिडेंट्स हुए हैं, तो इस तरह के इससे भी रिलेटेड इंसिडेंट हुए हैं लास्ट ईयर। ओजोन, हाँ, तो शंकर आईएएस में भी दे रखा है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि तुम कहीं पे भी एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो वहां नहीं दे रखा है। वहां जो है ओजोन को सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलता है एनसीईआरटी में, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट का मतलब होता है कि डायरेक्टली कहीं से नहीं निकलेगा, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के थ्रू जाएगा। ये रिएक्शन भी दिया है कि इस रिएक्शन से बनता है। अब ऑटोमोबाइल से ये निकल रहा है एक्चुअल में, और ये जो है इमीडिएटली इस प्रोसेस से जाके ये बन जा रहा है। तो इसलिए हम जो है कारण बोल सकते हैं, वी कैन कॉल दैट ऑटोमोबाइल इज अ कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ O3, बट डायरेक्टली वहीं से रिलीज हो रहा है, ये नहीं होता है। समझ में आ रही बातें? तो इसलिए ये इस तरह से होता है। बट ठीक है, अगर आगे भी देगा, अगर ऑटोमोबाइल आप मान लेना कि हाँ ओजोन निकलता है, मतलब एक बार यूपीएससी ने भी अपना शो कर दिया है, तो आप मान लेना कि ओजोन निकलता है, ठीक है। अब हाँ, ओजोन का इंपैक्ट इसका क्या होता है? इसका इंपैक्ट होता है सबसे पहले कि ये जो है फोटोकेमिकल स्मॉग में बनने में हेल्प करता है। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, अभी आगे बात करेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में। ये जो होता है डैमेजेस लीफ, पत्तियों को डैमेज करता है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी जो होता है वो खराब हो जाती है, ठीक। उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इसकी वजह से जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मार्बल्स होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ओजोन की वजह से, राइट। तो ये कोरोजन हो जाता है स्ट्रक्चर्स का, कोरोजन हो जाता है रॉक्स का, खासकर मार्बल वगैरह का। तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग कोरोडिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉजिंग द कोरोजन ऑफ मॉन्यूमेंट्स का कोरोजन हो, जैसे ताजमहल जो है वो फेड पड़ रहा है, उसमें एक ओजोन भी कारण है। समझ में आ रही बातें? तो ये जो है ओजोन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से कोरोजन होने लगता है मॉन्यूमेंट्स का, रॉक्स का, जितने भी मार्बल स्टैच्यूज होते हैं, वो जनरली जहां बहुत ज्यादा ओजोन रिलीज हो रहा है, वेक्यूलर इमिशन हो रहा है, वहां देखोगे तो वो पीला पड़ने लगेंगे, क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन होने लगती है ओजोन की वजह से। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसके बाद जो है ये हेल्थ के लिए भी, लंग्स के लिए सही नहीं है, राइट। इट कॉजेज सीरियस लंग्स डिजीज भी इसकी वजह से होता है, राइट। और क्या क्या दिया इसके बारे में बुक में? ब्रेथलेसनेस, अस्थमा, ये सब लंग्स डिजीज में आता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ठीक है,
तो ये सब जो है आपको ओजोन की वजह से लंग्स डिजीज होता है बेसिकली। क्या? हाँ, तो वही होता है ना, कोल्ड न्यूमोनिया हमारे लंग्स से ही रिलेटेड होता है। लंग्स की जो कैपेबिलिटी होती है ना, न्यूमोनिया क्या होता है, हमारा लंग्स ही का ही डिजीज होता है। तो हमारा जो रेसिस्टेंट होता है, नेचुरल रेसिस्टेंस, वो लड़ने का खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूमोनिया हो जाता है आपको। ठीक है, तो ये सब जो है ओजोन का आपका इंपैक्ट हो जाता है, याद रखना है इसको। फिर हम बात करते हैं पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, C2H3NO5। खैर ये ऐसे लिख दिया, उसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको। कहीं कभी किसी टाइम आपको नहीं पूछेगा कि पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला बताओ। हाँ, SSC का एग्जाम देने जाओगे तो पूछ सकता है कभी। ठीक है, तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन। ठीक है, ये पैन भी एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। वो कैसे बनता है, तो हाइड्रोकार्बन्स, राइट, हाइड्रोकार्बन्स प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये तीनों जो है एटमॉस्फेयर में मिलके और क्या बनाते हैं, पैन। पैन जो है इनसे बनता है। ये तीनों जो है जब मिलते हैं तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से बनता है। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, रिएक्शन आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये कंपोनेंट जान लो कि हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलके और क्या बनते हैं, पैन बनते हैं। ठीक है, इसके इंपैक्ट की बात करते हैं। अब देखो, जब ये तीन जान गए तो इन दोनों का जो भी सोर्स होगा वो पैन बनाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो सोर्स होगा पैन बनाएगा, हाइड्रोकार्बन की वजह से पैन बनेगा। तो इन सब जगह में आप पैन को लिख सकते हो। पैन के इंपैक्ट में जो ये इंपैक्ट करेगा, जो ये इंपैक्ट करेगा, वो पैन करेगा। समझ में आ रही है? फिर भी हम थोड़ा सा इंपैक्ट देख लेते हैं इसका। सबसे इंपॉर्टेंट इसका इंपैक्ट होता है कि ये जो है क्लोरोफिल को डैमेज कर देता है। इट डैमेजेस द क्लोरोफिल ऑफ द प्लांट्स। क्लोरोफिल के प्लांट्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी होगी, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होगी, वो कम हो जाएगी। तो डैमेजेस द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ऑफ लीव्स। ठीक, उसके बाद ऑफ कोर्स लंग्स डिजीज, इरिटेशन ऑफ आईज एंड लंग्स, लंग्स का और आईज का इरिटेशन होता है इसकी वजह से। ठीक है, लंग्स डिजीज हो गया। लंग्स डिजीज जब भी बोले तो यही सब चीजें आती हैं, अस्थमा आता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है, ठीक है, न्यूमोनिया आता है, तो यही सब लंग्स डिजीज में आपको आता है। तो डैमेजेस क्लोरोफिल, लंग्स डिजीज। उसके बाद ये क्या करता है ना कि ये इंटरफेयर करता है हमारे इंजाइम्स के साथ, और हमारे इंजाइम्स का एक मेजर रोल होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में। तो इट इंटरफेयर्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी इज डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ दिस पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। समझ में आ रही बात है? तो ये इसके मेन जो होते हैं वो इंपैक्ट्स होते हैं। और क्या क्या इंपैक्ट दे रखा है उधर? पेन नहीं दे रखा है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल पैन इज फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। ऐसे मतलब प्रॉपर नहीं दे रखा, जैसे CO, इसमें लेकिन CO2 दे रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड एज ए पॉल्यूटेंट। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स होता है, मतलब एक लिमिट से ज्यादा होगा तब वो पॉल्यूटेंट होता है। इन जनरल उसको पॉल्यूटेंट नहीं, क्योंकि वो डिजायरेबल गैस होता है। कल हमने बात करी थी ना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स को डिवाइड किया था। कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, तो वो हमारे लिए डिजायरेबल भी होते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ जाएंगे, देन दे बिकम्स पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, बट इन जनरल हमको कार्बन डाइऑक्साइड जो है मोड ऑफ ए ग्रीन हाउस गैस देखते हैं रादर देन ए पॉल्यूटेंट। तो लंग्स डिजीज हो गया, ये हो गया, हमारे इंजाइम्स के साथ ये इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की वजह से। समझ में आ रही बात है? नेक्स्ट होता है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग,
फोटोकेमिकल स्मॉग से क्वेश्चंस भी पूछ चुका है यूपीएससी में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि जो अर्बन एरियाज में जहां ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा होता है, ट्रैफिक व्हीकलर इमिशन ज्यादा होता है, वहां ये फोटोकेमिकल स्मॉग बहुत देखने को मिलता है। फोटोकेमिकल स्मॉग एक्चुअली जो होता है, दो टर्म है यहां पे, फोटो और केमिकल और स्मॉग, ठीक है। फोटो इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यह सोलर रेडिएशन के प्रेजेंस में होता है, जहां सोलर रेडिएशन होगा उसी के प्रेजेंस में होता है, राइट। ज्यादातर जितना सोलर रेडिएशन होगा उतना ही इंटेंस फोटोकेमिकल स्मॉग होगा। केमिकल मतलब कि कुछ केमिकल्स के मिक्सचर से यह बनता है, ठीक। कौन कौन केमिकल्स के मिक्सचर से बनता है, तो बेसिकली इसमें 3 केमिकल्स होते हैं, O3, ठीक, NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और पैन पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये तीनों मिलके और बनाते हैं आपको फोटोकेमिकल स्मॉग। यही तीनों का मिक्सचर होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। और ये तीनों जो है जब सोलर रेडिएशन के प्रेजेंस में मिलेंगे तब फोटोकेमिकल स्मॉग बनाएंगे, ठीक। ये फोटोकेमिकल स्मॉग अर्बन एरियाज में मिलते हैं, क्योंकि NOx ज्यादा अर्बन एरियाज में मिलता है, एक नंबर बात, ठीक। O3 ज्यादा अर्बन एरियाज में, ज्यादा रूरल एरियाज में नहीं बनता है, क्योंकि रूरल एरियाज में ज्यादा व्हीकल्स नहीं चलते हैं, ठीक है। तो व्हीकलर इमिशन जो है मेन कारण होता है। जितने भी कंजेस्टेड सिटीज होते हैं, बहुत कंजेस्टेड सिटीज होंगे जहां की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा जो है ओवरलोडेड व्हीकल्स है वहां पे, तो उनकी वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग उन सिटीज में ज्यादा बनते हैं। जितने भी ओपन सिटीज होते हैं जिसमें कि पूरा सब कुछ फैल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कम गाड़ियां हैं, वहां फोटोकेमिकल स्मॉग ज्यादा नहीं बनता है। फोटोकेमिकल स्मॉग अगर बहुत स्ट्रॉन्ग सोलर रेडिएशन होगा तो ब्राउन हेज होता है, ये ब्राउन एयर या ब्राउन हेज इसको बोलते हैं, ब्राउन हेज बनता है या ब्राउन एयर इसको बोलते हैं। और कम हुआ सोलर रेडिएशन, या ठंडी में हो गया या फिर हायर टेम्परेचर में हो गया, जहां सोलर इंटेंसिटी जो है सोलर रेडिएशन की वो अगर कम होगी तो उसको बोलते हैं ग्रे एयर या ग्रे हेज, ठीक है। ग्रे एयर या ग्रे हेज, ब्राउन एयर और ग्रे एयर इसलिए बोलते हैं इसको। हाई सोलर रेडिएशन, लो सोलर रेडिएशन। तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता कैसे है, कहां बनता है, किन किन चीजों से बनता है, ये याद रखना, O3 NOx पैन, क्योंकि 2013 में क्वेश्चन पूछा था कि फोटोकेमिकल स्मॉग विच इज कॉमनली फाउंड इन द अर्बन एरियाज इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ, ये ऑप्शन में एक था, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन में था, कोई तीसरा ऑप्शन में था, यही आंसर था, O3 NOx और पैन। NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पैन पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। इसका पैन का शॉर्ट में बोलते हैं पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, भी याद रखना इसका, क्योंकि वो देता है ना तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट लिखा होता है। कई बार ब्रैकेट में पैन देता है, कई बार नहीं देता है, ठीक। तो अब फोटोकेमिकल स्मॉग का आपका इंपैक्ट क्या लिखोगे, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। सबसे पहले जो 3 का इंपैक्ट है उन तीनों को आप फोटोकेमिकल स्मॉग में भी लिख दोगे। ओजोन का जितना इंपैक्ट देखे हो फोटोकेमिकल स्मॉग में आ जाएगा, क्योंकि ये मिक्सचर है, वो समझ में आ रही है, मिक्सचर है, तीनों मिल के जो है मिले हुए हैं। उसके बाद इसकी जो होती है विजिबिलिटी को कम करती है, ये अर्बन एरियाज में विजिबिलिटी कम हो जाती है शाम के टाइम में, ये फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से। इसकी वजह से जो है एविएशन सेक्टर जो है डिस्टर्ब होता है, कई बार प्लेन्स फ्लाइट्स का उतरना, फ्लाइट्स का लैंडिंग, एंड ये विजिबिलिटी का इशू आ जाता है स्मॉग की वजह से, तो उसकी वजह से वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें, ठंडी के दिन में अगर स्मॉग बन जाता है तो इतना डेंस हो जाता है कि एक्सीडेंट्स होने लगते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होने लगते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग बनने के पीछे एक और ये होता है, कई बार क्या होता है ना कि अगर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर की वजह से अगर सब्सिडेंस इन्वर्जन बन गया लेयर, तो हवा ऊपर नहीं जाएगी, तो जो एक्यूमुलेटेड हो जाता है ना वो पूरा एकदम और ज्यादा डेंस हो जाता है, तो ये हजार्डस हो जाता है व्हेन देयर इज अ सब्सिडेंस इन्वर्जन लेयर फॉर्म्ड। तो उसकी वजह से ये जो होता है एक तरह से क्लाइमेटिक हजार्ड्स इसको बोलते हैं। जैसे द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन में बहुत ज्यादा स्मॉग जो है 1950s में 53 या 52 में आया था, जिसमें कि एक हफ्ता में हजारों लोग मर गए, ठीक है, स्मॉग से। क्यों? क्योंकि वहां पे सब्सिडेंस इन्वर्जन डेवलप हो गया, और उस इन्वर्जन लेयर के अंदर लोग, उस समय ठंडी का टाइम था तो बहुत आग लगाते थे घरों में, हर जगह, ऑफिसेस में, ठीक है, कोयला जलाते थे, तो उसकी वजह से पूरा जो है एक्यूमुलेट हो गया, और उसकी वजह से बहुत लोग मर गए उसके एक हफ्ते में ही। तो दैट इज फोटोकेमिकल स्मॉग, हार्मफुल होता है ये। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं एसिड रेन की।
कि एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन जो होता है वो जब सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रेन वाटर से रिएक्ट करके वो एसिडिक फॉर्म में बन जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, तो वही एसिड रेन होता है जब हमारा लैंड पे आता है। तो एसिड रेन इज बेसिकली द डिपोजिशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स लाइक सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अब ये जो रेन वर्ड है ये केवल रेन के लिए ही हम यूज नहीं करते हैं। एसिड रेन जो है वेट डिपोजिशन भी होता है और ड्राई डिपोजिशन भी होता है। दोनों में क्या फर्क होता है अभी हम बताते हैं। वेट डिपोजिशन भी होता है और ड्राई डिपोजिशन भी होता है, ड्राई डिपोजिशन भी होता है। देखो सबसे पहले याद रखना इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसिड रेन जो है किन किन गैसेस के द्वारा होता है या किन किन एसिड से होता है। इन जनरल जो रेन वाटर होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर जो है रिएक्ट करके और H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है। तो हमारा जो रेन होता है नेचुरल रेन इज वीक एसिड या माइल्ड एसिडिक। ये जो होता है माइल्ड एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि हमारा H2O जो है CO2 से रिएक्ट करके और क्या बन जाता है, H2CO3 बनता है। और ये H2CO3 जिसे हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं ये एक वीक एसिड होता है और इसका जो pH होता है वो 5.6 से लेके और 6.5 तक होता है। जो नेचुरल रेन की हम बात कर रहे हैं, नेचुरल रेन इज माइल्ड एसिडिक, याद रखना, एसिड रेन की बात नहीं कर रहे हैं अभी। नेचुरल रेन इज माइल्ड एसिडिक, H2O CO2 रिएक्ट करके H2CO3 बनता है एंड दिस H2CO3 इज अ काइंड ऑफ वीक एसिड जिसकी pH जो होती है 5.6 से 6.5 होती है। एसिडिक कब स्टार्ट होता है? 7 से कम, बताइए आपको, 7 न्यूट्रल, 7 से ऊपर बेसिक, 7 से कम एसिडिक, तो 5.6 से 6.5 होती है। तब तक ये एसिडिक रेन नहीं है, ये नेचुरल रेन है। एसिड रेन तब बोलते हैं जब रेन वाटर का pH 4 से कम हो जाए। When the pH of the rainwater is less than 4, then we call it acidic rain और acid rain। और ये तब होता है जब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एक्सेस अमाउंट में हो जाए एटमॉस्फेयर में, तो दे स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद द रेन वाटर और उसके वजह से H2SO4 और HNO3 ये जो है रेन वाटर के फॉर्म में आने लगता है और इसकी वजह से जो आता है उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। तो ये तो हो गया नेचुरल रेन। अब वेट डिपोजिशन जो होता है एसिड रेन का वो एक्चुअली क्या होता है, तो SO2 जो है H2O से रिएक्ट कर देता है। SO2 होता है, कई बार SO3 भी बनता है, वो H2O से रिएक्ट करके और बनता है क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये रेन के फॉर्म में आने लगता है। तो ये एसिड रेन कहलाता है क्योंकि इसकी जो एसिडिटी होती है, pH होती है, वो 4 से कम होती है, एसिडिटी ज्यादा होती है। उसी तरह से जो NO2 होता है या H2O से रिएक्ट करके और क्या बन जाता है, HNO3 होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों एसिड जो है एसिड रेन के पार्ट होते हैं। तो अगर पूछे कि कौन कौन सा गैस जो है एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करता है, तो आप दो ही गैस का नाम लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2, ठीक है, NO2 और SO2। अगर CO2 भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो यू विल नॉट चूज दैट ऑप्शन। CO2 नहीं होता है एसिड रेन में, बाकी कोई गैस नहीं होता है, केवल SO2 और NO2 यही होता है। SO3 होता है, SO2 या SO3 माने सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यही दो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, या मीथेन दे देगा, मीथेन नहीं होता है, ये सब याद रखना, ठीक है। तो ये होता है वेट डिपोजिशन, तब बोलते हैं जब ये रेन वाटर से ऊपर में ही एटमॉस्फेयर में ही रिएक्ट करके और नीचे जो रेनफॉल हो वही एसिडिक हो जाए, तो इसको बोलते हैं वेट डिपोजिशन। ड्राई डिपोजिशन कब बोलते हैं, जब SO2 या SO3 या NO2 ड्राई डस्ट के फॉर्म में ये पेड़ पौधों पे या जमीन पे डिपोजिट हो जाए, और डिपोजिट होने के बाद जब रेन हो और रेन फ्रेश हो और वो आके रिएक्ट करे नीचे, तो दिस इज कॉल्ड ड्राई डिपोजिशन। तो ड्राई डिपोजिशन जो है पूरे एसिड जो भी लैंड पे सॉइल में इंटर करता है उसका 50% डिपोजिशन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई डिपोजिशन होता है।
जितना एसिडिक डिपोजिशन होता है एटमॉस्फेयर से, उसका 50% जो होता है ड्राई डिपोजिशन होता है। समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत? तो ये हो गया एसिड रेन। अब एसिड रेन का इंपैक्ट क्या क्या होता है? इंपैक्ट ऑफ एसिड रेन, सबसे पहला इंपैक्ट होगा ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, मोलुस्का होता है, फिश होता है, वो लोग 5 pH से कम जो है टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो देयर आर सर्टेन एक्वेटिक स्पीसीज व्हिच कैन नॉट टॉलरेट एसिडिटी लेस देन 5 pH। मोर देन, सॉरी, एसिडिटी तो मोर होगा ना अगर pH कम होगा तो जो 5 से pH अगर कम होगा वाटर का तो दे कैन टॉलरेट। ठीक है, तो उस तरह के जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, मोलुस्का या फिश होते हैं, वो डाई एलिमिनेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई एसिडिटी ऑफ द लेक। तो इसकी वजह से इंपैक्ट होता है इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ लेक्स एंड ओशंस, लेक्स, रिवर्स, इनकी एसिडिटी बढ़ा देता है ये एसिड रेन जो है, जिसको हम ओशन एसिडिफिकेशन बोलते हैं, लेक एसिडिफिकेशन बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, मोलुस्का और फिश जो ज्यादातर जो है 5 pH से नीचे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, दे आर एलिमिनेटेड। तो ये एक होता है। दूसरा जो होता है, सॉइल माइक्रोब्स आर एलिमिनेटेड। माइक्रोब्स आर एलिमिनेटेड। ये जो आप ऊपर वाला देखे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में उसका देख लिया इंपैक्ट। ये जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको हो जाएगा कि जो सॉइल के माइक्रोब्स होते हैं, जो पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए, जो भी आप माइक्रोब्स का रोल देखे हो सॉइल में, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है एसिड रेन की वजह से, क्योंकि सॉइल के माइक्रोब्स जो होते हैं वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं हाईली एसिडिक रेन। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो पूरी तरह से एलिमिनेट होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो ये जो है इसका आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इंपैक्ट दिख जाएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम में दिख जाएगा। उसके बाद एसिड रेन का जो तीसरा इंपैक्ट होता है वो हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे होता है। जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, मार्बल रॉक्स होते हैं, स्टैच्यूज होते हैं, वो भी डिग्रेड होते हैं, कोरोड होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं एसिड रेन की वजह से। जैसे ताजमहल है हमारा, जैसे ओजोन का इंपैक्ट पड़ता था, उसी तरह से एसिड रेन का भी इंपैक्ट पड़ता है। एसिड रेन अगर ह्यूमन बॉडी पे अगर टच होगा तो उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन अल्सर्स हो सकते हैं, आपको स्किन कैंसर हो सकता है, बर्न हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, मोलुस्का, फिश, ये सब एलिमिनेट होने लगेंगे और इनके खत्म होने की वजह से जो पूरा इकोसिस्टम का फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इकोसिस्टम में अगर एक चीज अगर कम हो रहा है पॉपुलेशन तो पूरा डिस्टर्ब होता है, तो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है एसिडिफिकेशन की वजह से, राइट। ओशन एसिडिफिकेशन एक बड़ा टॉपिक है। ओशन एसिडिफिकेशन इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ एसिड रेन, देयर आर अदर प्रोसेसेस आल्सो दैट कॉजेस द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन। ओशन एसिडिफिकेशन एज ए कंसेप्ट जो है हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, करंट इश्यूज में, लेकिन यहां ओशन एसिडिफिकेशन में ये हेल्प करता है एसिड रेन। समझ में आ रही बातें? सॉइल माइक्रोब्स आर एलिमिनेटेड, तो उसकी वजह से जो है डिकम्पोजिशन प्रोसेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, ये सब जो है डिस्टर्ब हो जाता है। और ह्यूमन लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है आपको पता ही है। तो ये सब जो है एसिड रेन के इंपैक्ट हो गए। कॉज पता है, गैसेस कौन कौन से होते हैं ये पता है, वेट डिपोजिशन, ड्राई डिपोजिशन क्या होता है ये पता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एयर पॉल्यूशंस, एयर पोल्यूटेंट्स। अब हम कंट्रोल की बात करेंगे कि एयर पॉल्यूशंस को हम कंट्रोल कैसे करते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल द एयर पॉल्यूटेंट्स, कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। कोई दिक्कत अभी तक? क्लियर है? देखो, जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो हम दो बात करेंगे यहां पे। एक तो कि प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, और दूसरा बात करेंगे मिटिगेटिंग स्ट्रेटजी।
या मिटिगेशन स्ट्रेटजी। प्रिवेंशन और मिटिगेशन दो ही होता है कंट्रोल का मतलब। या तो आप पोल्यूशन को रिलीज ही मत करो, प्रिवेंट करो, या तो जो रिलीज हो गया है उसको कैसे आप घटाओगे, कैसे उसको फिल्टर आउट करोगे, पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स को एयर से कैसे निकालोगे, ये मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज होता है। ठीक है, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज में आप क्या क्या कर सकते हो पोल्यूशन को रोकने के लिए? कम यूज करें ऑटोमोबाइल्स को, मतलब कि मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को प्रमोट करो, मेट्रो से लोग जाएं, ठीक है, डीटीसी बस से जाएं, हर आदमी अपना एक सिंगल गाड़ी लेके ना जाए, तो ये एक हो गया। तो मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को आप प्रमोट करोगे। और क्या होगा? हाँ, चिमनीज वगैरह में हम लोग फिल्टर का यूज करें, वो सब यूज करें, वो जनरली आता है आपको मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में, क्योंकि आप जो है फिल्टर्स वगैरह यूज करो, मतलब कि पोल्यूशन बन चुका है, ठीक है, तो आप उसको अब ये कर रहे हो। आप जो इंडस्ट्रियल लोकेशंस हैं उसको आप बढ़िया से मैनेज करो, मतलब उस जगह पे इंडस्ट्रीज को आप लोकेट करो जिस जगह पे अगर रिलीज भी हो तो हमारे पॉपुलेशन से दूर रहे या इजिली स्पार्स हो सके। डेंस पॉपुलेटेड रीजन में अगर इंडस्ट्रीज को आप रखोगे तो वो पॉल्यूशन जो निकलेगा उससे जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो हमारे एक्चुअली कंट्रोल करना है किसके लिए? ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, इकोसिस्टम के लिए। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो है, लोकेशन ऑफ इफिशिएंट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो एक हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कर सकते हैं कि शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू द न्यू रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट करें। क्या? क्लीनर फ्यूल्स की तरफ, जैसे सोलर एनर्जी की तरफ जाओ, विंड एनर्जी की तरफ जाओ, हाइडल पावर प्लांट्स की तरफ जाओ। ये जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट जो होता है बहुत पॉल्यूटिंग होता है, इससे जो है शिफ्ट होना, जो कोल बेस्ड जो पावर जनरेशन है उससे हम शिफ्ट होके और रिन्यूएबल बेस्ड पावर जनरेशन की तरफ हम शिफ्ट करें, तो उससे जो है हमारा एयर पोल्यूशन रुकेगा, CO2 इमिशन भी रुकेगा, तो क्लाइमेट चेंज भी हम उसको रोक सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो आप फ्यूल यूज कर रहे हो, हाँ, इसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग का आप डाल सकते हो कि एथेनॉल ब्लेंडिंग हम स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो उससे जो है काफी पोल्यूशन आपका रुकेगा। प्लस क्लीन फ्यूल का यूज करो, CNG का यूज करो, LPG का यूज करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करो, इसको ज्यादा प्रमोट करो, ये भी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी में आ जाएगा। समझ आ रही है? तो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी मतलब कि हम पोल्यूशन ही कम करें। जो हमारा स्पेसिंग होता है घरों का, सेटलमेंट का, उसको भी हम थोड़ा सा ऐसे करें कि एयर पोल्यूशन जो है ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। उसके बाद आप एफॉरेस्टेशन करो, डिफॉरेस्टेशन रोको, क्योंकि फॉरेस्ट जो है एक तरीके से हवा को शुद्ध करता है, ठीक है, कार्बन साइकिल जो है उसको ये मेंटेन रखता है, तो उस तरीके से आप उसको ठीक करो। समझ में आ रही बातें? ग्रीन कवर जो है डेवलप करना, ग्रीन कॉरिडोर बनाना, ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हो। तो ये प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी में आ गई, ठीक। दूसरा होता है मिटिगेटिंग स्ट्रेटजी। मिटिगेटिंग स्ट्रेटजी मतलब कि हम लोग जो है कैसे पॉल्यूशन को हम लोग फिल्टर आउट करें, ठीक है, मतलब हवा को कैसे शुद्ध बनाएं जो ऑलरेडी पोल्यूटेड हो चुका है, ठीक है, तो उसके लिए मिटिगेटिंग स्ट्रेटजी है। मिटिगेटिंग स्ट्रेटजी की जब भी हम बात करेंगे तो दो तरह की बात करेंगे, एक जो पॉइंट सोर्स है और एक जो नॉन पॉइंट सोर्स है, मतलब कि एक जो फिक्स्ड सोर्स है और एक जो है मोबाइल सोर्स है। जैसा फिक्स्ड सोर्स कौन सा होता है? इंडस्ट्रीज होते हैं, चिमनीज से जो निकलता है वो फिक्स्ड सोर्स होता है। फिक्स्ड सोर्स से कैसे क्या क्या हम मैकेनिज्म्स का यूज करके एयर को फिल्टर करेंगे, और उसके बाद जो मोबाइल सोर्स है जैसे व्हीकल्स हैं उसमें हम कैसे रोकेंगे, ये है हमारा। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में फिक्स्ड सोर्स के लिए, मिटिगेशन स्ट्रेटजी फॉर फिक्स्ड सोर्सेस। अब जब हम फिक्स्ड सोर्सेस की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज वगैरह की बात करेंगे, तो एक सॉलिड पॉल्यूटेंट्स के लिए हम कैसे करेंगे और गैसियस पॉल्यूटेंट्स के लिए कैसे करेंगे। सॉलिड पॉल्यूटेंट्स मतलब पार्टिकुलेट मैटर्स वगैरह जो होते हैं एयर में, उनको हम कैसे फिल्टर आउट करेंगे, और जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको कैसे फिल्टर आउट करेंगे, राइट। तो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स के लिए जो मेन होता है, दो तरीके होते हैं, एक होता है एरेस्टर्स और दूसरा होता है स्क्रबर्स। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको क्वेश्चंस जो है कैसे कैसे पूछ सकता है ये हम आपको बता देंगे, बीच बीच में डिस्कस करेंगे। ये एरेस्टर्स और स्क्रबर्स होता है। एरेस्टर्स जो होते हैं वो जनरली इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं सॉलिड पॉल्यूटेंट्स को वीड आउट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए एयर से, राइट, ताकि जो शुद्ध हवा है उसको हम रिलीज कर सकें। तो ये एरेस्टर्स होते हैं। जो स्क्रबर्स होता है वो सॉलिड और गैसियस दोनों के लिए यूज किया जाता है। स्क्रबर्स जो होते हैं तो सॉलिड के लिए यूज करता है, तो सॉलिड में भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है? एरेस्टर्स क्या करते हैं
कि गैसियस जो पोल्यूटेंट होते हैं, सॉरी गैस फॉर्म में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, तो इनको अरेस्टर्स बोलते हैं। अब तरीका बहुत सारे होते हैं इसको अरेस्टर्स को मतलब डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं जिससे हम सॉलिड पोल्यूटेंट्स को निकाल लेते हैं। जैसे एक होता है साइक्लोनिक या ट्रेजेक्ट्री प्रेसिपिटेटर। साइक्लोनिक या ट्रेजेक्ट्री प्रेसिपिटेटर में क्या होता है कि जो पार्टिकल कंटेनिंग एयर होता है, पार्टिकल जो पोल्यूटेंट एयर होता है उसको जो है हम एक साइक्लोन की तरह नचाते हैं, और जब एक पैसेज में जब उसको हम घुमाते हैं तो जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आकर उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो इट फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे ये एक डिवाइस होता है जिसके बेसिस पे हम अरेस्टर के रूप में यूज करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं एयर से उनको जो है हम एक्सट्रैक्ट करके एयर को डिकंटामिनेट करते हैं, राइट। तो ये साइक्लोनिक या ट्रेजेक्ट्री प्रेसिपिटेटेड होता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पे काम करता है। तो ये पता रहेगा आपको। डायरेक्टली अगर कभी पूछ दे कि साइक्लोनिक प्रेसिपिटेटर जो यूज करते हैं हम इंडस्ट्रीज में एयर पोल्यूटेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ताकि उसका जो, लेकिन ये इसका एक ये डिमेरिट क्या है कि ये केवल कोर्सर पार्टिकुलेट मैटर को ही ये कर सकता है। बहुत फाइनर पार्टिकुलेट मैटर्स होगा, बहुत छोटा होगा ना, तो उसको ये नहीं कर पाता है, राइट। क्योंकि जब आप घुमाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो हेवियर होगा वही बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो आप उसको कलेक्ट कर लोगे। तो ये एक डिवाइस होता है जो एरेस्टर के अंदर आता है। दूसरा जो डिवाइस होता है वो फिल्टर होता है। जैसे कि हम जो क्या करते हैं, एकदम पतला फिल्टर का यूज करते हैं, राइट, जिससे कि जो फाइनर सेडिमेंट्स हैं उसको हम फिल्टर आउट कर सके। तो फिल्टर का हम यूज करते हैं चिमनीज वगैरह में। अब फिल्टर का क्या डिमेरिट होता है कि आप एक लेवल से, साइज से छोटे को अगर आप फिल्टर करने की कोशिश करोगे तो फिर एयर ही नहीं पास करेगा, राइट। बहुत ही तो छोटा भी तो हो सकता है ना पार्टिकल्स। तो फिल्टर्स जो है इससे जो है छोटे पार्टिकल्स के लिए फिल्टर का यूज करते हैं। उससे भी छोटा अगर हो जाए तो उसके लिए जो हमारे पास डिवाइस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है ये बता रही है, मिटा देने से। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक डिवाइस होता है जिसमें दो प्लेटफॉर्म होते हैं, दो प्लेटफॉर्म होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड और एनोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है कि पॉजिटिवली चार्ज? कैथोड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एनोड निगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये दो जो है प्लेटफॉर्म होते हैं, कैथोड और एनोड। अब क्या करते हैं कि जो एयर हमारा होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज कर देते हैं, ठीक है, चार्ज कर देते हैं उसको, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एयर को। तो जब हम चार्ज कर दिए तो जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स भी, वो भी चार्ज हो जाएंगे। कुछ डस्ट पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, कुछ नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो जो नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स होंगे ये कैथोड पे कलेक्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो एनोड पे हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हम दोनों तरह के ही डस्ट को, फाइन से फाइन डस्ट को हम यहां पे कलेक्ट करवा लिए, और एयर जो है अपना पास कर जाएगा। तो एयर से एकदम टीनी टीनी जो सबसे छोटे जो होंगे वो भी यहां पे कलेक्ट हो जाएंगे, पार्टिकुलेट मैटर्स, और इससे जो है हमारा एयर जो है शुद्ध हवा निकल गया। समझ आ रही बात है? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो किस पे काम करता था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ रही है?
तो ये अरेस्टर्स थे, अरेस्टर्स की ये डिवाइसेस थे। अरेस्टर्स क्या करता था, जो सॉलिड पार्टिकल्स होता था उसको अरेस्ट कर लेता है इन डिवाइसेस के थ्रू। तो ये डिवाइसेस मेनली हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल सेटअप्स में, इंडस्ट्रीज में, थर्मल पावर प्लांट्स में, ये एक्सट्रैक्ट करके सॉलिड पार्टिकल्स को और एयर को भेजने के लिए, राइट, टू डिकंटामिनेट द एयर फ्रॉम द पार्टिकुलेट मैटर्स या सॉलिड पोल्यूटेंट्स, इसको हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्रबर की। स्क्रबर क्या होता है? स्क्रबर जनरली गैसियस और सॉलिड दोनों के लिए ही होता है। स्क्रबर क्या होता है ना कि एक पैक्ड मटेरियल होता है, पैक्ड मटेरियल होता है, बहुत ज्यादा हाईली पैक्ड मटेरियल होता है, ठीक है, केमिकली एंड फिजिकली पैक्ड, ठीक है, जिससे कि हम जब एयर को पास कराते हैं तो ये क्या करता है कि छोटे छोटे इसको पार्टिकल्स को भी बीच में वो फंसा लेता है या केमिकली अटैच कर लेता है, या फिर कि गैसियस पोल्यूटेंट्स को भी कई बार इसके अंदर से पास कराओगे तो ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है स्क्रबर। इससे जब हम पास कराते हैं तो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स सॉलिड के या गैसियस पार्टिकल्स भी इसमें रह जाते हैं और हवा जो है फ्रेश इधर से पास कर जाता है। तो दिस इज स्क्रबर। क्या? नहीं, इसीलिए स्क्रबर इज डिफरेंट फ्रॉम फिल्टर। फिल्टर क्या होता है ना कि तुम केवल वहां पे नेटवर्क बनाते हो जिससे कि वो निकल रहा है। ये जो है दूसरे प्रिंसिपल पे काम करता है। ये जो होता है आपको फिजिकल और केमिकल दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है, जिससे कि आप पास कराते हो तो गैसेस मॉलिक्यूल्स भी इसमें ये हो जाते हैं, फंस जाते हैं और एयर जो है निकल जाता है। समझ में आ रही बात है? तो ये स्क्रबर होता है। ये गैसियस और सॉलिड दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक। ज्यादातर टाइम सॉलिड के लिए ही यूज करते हैं, बट गैसियस के लिए भी यूज किया जाता है। डिफरेंशियल डेंसिटी ऑफ गैसेस को ये यूटिलाइज कर लेता है। समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपको सॉलिड पोल्यूटेंट्स के लिए। अब हम बात करेंगे गैसियस पोल्यूटेंट्स के लिए क्या हम करते हैं। गैसियस पोल्यूटेंट्स के लिए मेनली जो है 3 प्रोसेस होता है, ठीक है। 3 प्रोसेस होता है जिसके थ्रू गैसियस पोल्यूटेंट्स को से हम डिकंटामिनेट करते हैं एयर को। एक होता है कंबसन, एक होता है कंबसन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है एडजॉर्प्शन, ADSORPTION। दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये ABSORPTION है, ये ADSORPTION है, दोनों अलग चीज होता है। कंबसन, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, ये तीनों जो टेक्निक होता है, वी यूटिलाइज दीज टेक्निक्स टू एलिमिनेट द गैसियस पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एयर। गैसियस पोल्यूटेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। कंबसन का मतलब क्या होगा? हाई टेम्परेचर में जब आप एयर को गर्म करोगे तो जो वोलेटाइल उसके पोल्यूटेंट्स होते हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं, राइट। जैसे कि आपको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, वोलेटाइल वेस्ट हो गया, तो ये सब जो है बर्न आउट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कंबसन। कंबसन जो है हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं एयर को, जिसकी वजह से जो इसके वोलेटाइल पोल्यूटेंट्स होते हैं वो बर्न आउट होकर डिके हो जाते हैं और फ्रेश एयर जो है वो रिलीज हो जाता है। तो दिस इज कंबसन प्रोसेस होता है, राइट। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किसी लिक्विड मटेरियल में, एब्जॉर्बेंट में हम पास कराते हैं, जिससे कि वो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, गैसियस पोल्यूटेंट्स होता है, वो डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। ये डिसोल्यूशन पे काम करता है, ये बर्निंग पे काम करता है। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी डिसॉल्व कर लेता है पोल्यूटेंट्स को अपने अंदर, और जो फ्री एयर होता है, जो क्लीन एयर होता है, उसको पास कर देता है। तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया। एडजॉर्प्शन एक अलग ही प्रोसेस होता है। एडजॉर्प्शन जो है एक अलग ही प्रोसेस होता है, जो बहुत रिसेंट में खोज किया गया था इस प्रोसेस को, 19th सेंचुरी में। वो क्या होता है कि, और ये जो है उससे भी अलग होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो हमने बात करी थी। ये कोई सॉलिड सरफेस होता है, अगर इसको जो है आप एक्टिवेट कर दो, ठीक है, किसी प्रोसेस के थ्रू, और यहां से गैस पास कराओगे, तो ये गैसियस मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट कर लेगा। यहां पे गैसियस मॉलिक्यूल्स को, सॉलिड पार्टिकल्स को नहीं।
ये जो है मोलेकुलर बॉन्डिंग पे काम करता है। ये जो उसका सरफेस होता है, इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग द गैसियस मोलिक्यूल्स एंड इट गेट्स कलेक्टेड। ये मोलिक्यूल्स ऐसे कलेक्ट हो जाते हैं विद द फोर्स ऑफ अधेशन, चिपका लेता है अपने अंदर, और इस तरह से अधेसिव फोर्स की वजह से ये इसको चिपका लेता है और गैस जो है अपना पास कर जाता है क्लीन एयर। तो ये जो है हाईली एफिशिएंट होता है। जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है जिनको इन प्रोसेसेस से निकालना, उनको इस प्रोसेस से ले जाया जाता है, जिसे हम एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसको बोलते हैं एड्जॉर्बेट जो इस पे कलेक्ट हुआ, और ये बोलते हैं एड्जॉर्बेंट मटेरियल, जो मटेरियल जो जैसे एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल जो है एक एफिशिएंट वे में यूज किया जाता है एड्जॉर्बेंट में, एड्जॉर्बेंट के रूप में, ठीक है। और ये जो है मोलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करके कलेक्ट कर लेता है। जो पोल्यूटेंट्स का मोलिक्यूल्स होता है मोलिक्यूल्स लेवल पे, उसी को ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है और क्लीन एयर चला जाता है। तो ये गैसियस पोल्यूटेंट्स के लिए ये 3 तरीका होता है एलिमिनेट करने का एयर से। समझ में आ रही बातें? सॉलिड के लिए क्या था? एरेस्टर्स एंड स्क्रबर्स। स्क्रबर्स वर फॉर गैसियस ऑल्सो, ठीक है। एरेस्टर्स में क्या थे, कौन कौन से थे? साइक्लोनिक या ट्रेजेक्टरी प्रेसिपिटेटर, फिल्टर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये तीनों थे जो कि सेडिमेंट्स के पोल्यूटेंट्स के साइज कितना छोटा होगा उसके बेसिस पे हम उसको यूज करेंगे। उसके बाद गैसियस पोल्यूटेंट्स के लिए ये 3 प्रोसेस होते हैं, कंबसन, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। तो इसको याद रखेंगे आप, पता रहेगा एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कंबसन क्या होता है। कंबसन में हम जला देते हैं, एब्जॉर्प्शन में हम उसको घुला देते हैं, और एडजॉर्प्शन को मोलिक्यूल्स को कलेक्ट कर लेते हैं पोल्यूटेंट्स के, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर द एलिमिनेशन ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर। तो ये तो हो गया वो सोर्स के लिए जो फिक्स्ड है, मतलब कि एक चिमनी से आप निकल रहे हो, तो इस तरह के प्रोसेसेस को आप यूज करके और कर लोगे। व्हाट अबाउट द व्हीकल्स जो चल रहे हैं? अब इतना प्रोसेस तो उनके अंदर फिट करना तो मुश्किल है, क्योंकि ये तो हाईली सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म्स हैं, प्रोसेसेस हैं, जो कि इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं, जहां लार्ज स्केल एयर को हमें प्यूरिफाई करना है। अब एक छोटे से एयर को हल्का सा गैस ना निकले, इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट। तो मतलब जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है उसके लिए हम क्या अपनाएंगे? व्हाट आर द प्रोसेसेस, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी डू टू कंट्रोल द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट? तो उसके लिए 3-4 हमेशा याद रखना। सबसे पहला, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूल्स, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूल्स विथ क्लीनर ऑप्शंस। जैसे लेड होता है, लेड फ्री पेट्रोल का आप यूज करोगे, लो सल्फर कंटेंट पेट्रोल का आप यूज करोगे। तो इस तरीके से आप रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूल करोगे विथ क्लीनर ऑप्शंस, तो एक तरह से आपका कंट्रोल कर लोगे एग्जॉस्ट को। दूसरा, आप क्या काम कर सकते हो? एफिशिएंट इंजन्स विथ मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। देखो, जो इंजन्स होते हैं आजकल, जो आते हैं इंजन्स, धीरे धीरे जो हमारा BS4, BS5, BS6 जो बढ़ता है, तो उसमें जो इंजन सब एफिशिएंट हो रहे हैं। पहले क्या था कि जो इंजन्स आते थे वो सिंगल पॉइंट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन होता था, कि एक ही पॉइंट होता था जिससे फ्यूल जाता था और इधर से कंबसन होता था फ्यूल का। तो इसकी वजह से कुछ फ्यूल जलते थे, कुछ जो है नहीं जल पाते थे, तो इनकम्प्लीट कंबसन हो जाता था। तो इनकम्प्लीट कंबसन की वजह से ही ज्यादातर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वो इनकम्प्लीट कंबसन की वजह से ही निकलता है, वेहिकुलर इमिशन से। अब क्या है कि ये फ्यूल जो है केवल एक ही छिद्र से नहीं जाएगा, ये मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन हम बना दिए, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन बना दिए। तो हल्का हल्का फ्यूल जाएगा और यहां भी कंबसन हो रहा है, यहां भी 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 हो रहा है। तो अब जो है, हाँ, अब पूरी तरह से ये हो जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि कोई फ्यूल जो है, कुछ अमाउंट जो है वो न जल पाए ढंग से। तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन जो है एफिशिएंट इंजन्स में यूज करते हैं। तो दूसरा तरीका जो होगा वो होगा कि एफिशिएंट इंजन्स विथ मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ये आजकल की गाड़ियों में आ रही है, जिसकी वजह से जो उनका एग्जॉस्ट है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकल रहा है, फ्यूल का पार्शियल ये नहीं हो रहा है, क्योंकि पार्शियल बर्निंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है और क्या निकलता है, मीथेन भी निकलता है, राइट। तो दोनों निकलते हैं, तो दोनों को रोकने के लिए ये हम प्रोसेस को इस तरह से के मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं। तो याद रहेगा, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम।
यहां लिख दे रहा हूं, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ऑटोमोबाइल्स में ये होता है। तीसरा होता है कैटालाइटिक कन्वर्टर फिल्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर फिल्टर ये ऑटोमोबाइल्स में हम इस्तेमाल करते हैं। आप कैटालाइटिक कन्वर्टर फिल्टर, जो एफिशिएंट ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें कैटालाइटिक कन्वर्टर फिल्टर होते हैं। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को ये करने के लिए होता है, उसको डिकंटामिनेट करने के लिए होता है। ये कैसे काम करता है? तो देखो, जैसे ये मान लो कि फ्यूल का यहां कंबसन हो रहा है, ठीक है, क्या हुआ बोलो? ये जो कंबसन हो रहा है, तो कंबसन में क्या हो रहा है कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करके और क्या बन जा रहा है? NOx बन जा रहा है। NOx बन जा रहा है और NOx यहां से निकलता है बाहर, ठीक है, तो पोल्यूटेंट हो जाता है। अगर आप बाहर निकलने वाले रास्ता पे इसके एक कैटालाइटिक कन्वर्टर फिल्टर लगा दो, जिसका काम क्या होगा कि इस NOx को वापस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट वापस जो है N2 और O2 में कन्वर्ट कर देगा। जैसे N2 O2 NOx में यहां हो गए थे कन्वर्ट, ठीक है, तो रिवर्स कन्वर्ट करके और इस NOx को N2 और O2 में बदल के और तब छोड़ेगा। N2 अपने रास्ते चल दिया, O2 अपने रास्ते चल दिया, हम बच गए। तो ये जो है कैटालाइटिक कन्वर्टर फिल्टर होता है, जो ऑटोमोबाइल्स में यूज किए जाते हैं टू मिटिगेट द ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। तो ऑटोमोबाइल में जो NOx के लिए है ये यूज कर लिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के लिए है ये यूज कर लिए। समझ में आ रही बात है? और बाकी जो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए है तो लो सल्फर आप यूज करो फ्यूल को। आप लेड जो है पोल्यूशन होता है, लेड रहित जो है आप पेट्रोल यूज करो। आजकल तो देखते ही हो लिखा रहता है हर जगह लेड फ्री पेट्रोल, पहले लेड आता था, ठीक है। तो ये चीजें जो है मिटिगेशन ऑफ ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन हो जाता है। कोई दिक्कत? उसके बाद धीरे धीरे आप शिफ्ट करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करो, CNG पे शिफ्ट करो, LPG पे शिफ्ट करो, ये सब भी आप इसमें लिख सकते हो। क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, इससे जो है पोल्यूशन कम होगा। मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को प्रमोट करो, ठीक है, साइकिलिंग को प्रमोट करो छोटे छोटे जगहों के लिए। लिख दोगे? फैक्चुअल चीजें समझ में आ गई हैं, क्या होता है नहीं होता है। तो ये हमारा पूरा एयर पोल्यूशन था, राइट। इट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द एयर पोल्यूशन। हमने डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूटेंट्स देख लिया, उनका कॉज सोर्स देख लिया, उनका इम्पैक्ट देख लिए, कैसे हम उनको मतलब ये करते हैं वो देख लिए, ठीक है, मतलब मिटिगेट करते हैं, प्रिवेंटिव एंड मिटिगेटिंग स्टेप्स देख लिए, ठीक, कौन कौन से मैकेनिज्म्स, कौन कौन से डिवाइसेस, कौन सा डिवाइस कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सब चीजें क्लियर रहेगा। कोई दिक्कत? तो पॉल्यूशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है यूपीएससी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब नंबर 1 पे होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने का, ठीक है वो। और उसके बाद क्लाइमेट चेंज। तो ये चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। देखो, एयर पोल्यूशन जैसे था कि अनडिजायरेबल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ऐसे ही हो जाएगा, अनडिजायरेबल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ वाटर इज द वाटर पोल्यूशन। समझ आ रही बात है? देखो, वाटर पोल्यूशन अपने आप में भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो हम लोग तो आज तो कवर नहीं कर पाएंगे, वैसे प्लान था कवर करने का, बट आज कवर नहीं कर पाएंगे। बट कुछ कुछ चीजें जो है ना, मेन कॉन्सेप्ट जो है फिर हम लोग कल देखेंगे। आज जो है बेसिक देख लेते हैं क्या है नहीं है, ठीक। तो वाटर पोल्यूशन जो है कितने तरह का सबसे पहले होता है, कितने तरह का वाटर पोल्यूशन होता है? तो इसको हम बेसिकली 3 पार्ट में बांट सकते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। यानी पानी का जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कर दिए, ठीक, तो वो हो जाएगा आपका वाटर पोल्यूशन, फिजिकल वाटर पोल्यूशन। केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कर लिए तो केमिकल हो जाएगा, ठीक, और बायोलॉजिकली चेंज कर दिए तो बायोलॉजिकल हो जाएगा, ठीक। तो फिजिकल चेंज करना मतलब कि इसकी टेम्परेचर या तो बढ़ा घटा दो, ठीक है। तो जो टेम्परेचर हॉट वाटर जो होता है पानी में, हम जो बोलते हैं जिसको कि हम थर्मल पोल्यूशन भी बोल देते हैं, थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर।
दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्या, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर हो गया। सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर, वाटर में बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स चले गए तो वो सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर हो जाएगा, ये थर्मल पोल्यूशन आ जाएगा इसके अंदर, थर्मल पोल्यूशन और सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फिजिकल। केमिकल में क्या आ जाएगा, केमिकल में ऑर्गेनिक केमिकल कंटामिनेशन हो जाएगा। पहला ऑर्गेनिक केमिकल कंटामिनेशन, ऑर्गेनिक केमिकल कंटामिनेशन, जैसे कि बायोसाइड्स जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं वो वाटर में चला जाए तो ऑर्गेनिक केमिकल कंटामिनेशन हो जाएगा। पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, पीसीबी यूज करते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ठीक है, ये पानी में चला जाता है, डीडीटी चला जाता है, ये सब जो है क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल कंटामिनेशन हो गए। उनके साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिकल कंटामिनेशन होता है, इनऑर्गेनिक केमिकल कंटामिनेशन। इनऑर्गेनिक केमिकल कंटामिनेशन में कौन कौन सा आ जाएगा, फॉस्फेट चला जाएगा, नाइट्रेट चला जाएगा, आर्सेनिक चला जाएगा वाटर में, ठीक है, फ्लोराइड चला जाएगा, यूरेनियम चला जाएगा, ये सब जो है वाटर पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिकल कंटामिनेंट्स या कंटामिनेशन, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तीसरा हो जाएगा ऑयल स्पिल हो जाएगा, ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल्स हो जाएगा। ऑयल स्पिल्स अपने आप में एक मेजर इशू है, ठीक है। तो ये सब जो है केमिकल कंटामिनेशन हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएगा हेवी मेटल्स, हेवी मेटल्स, हेवी मेटल्स, समझ में आ रही है। ऑर्गेनिक केमिकल कंटामिनेशन, जितने भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल कंटामिनेशन जैसे फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये हो जाएगा। ऑयल स्पिल हो गया, हेवी मेटल जैसे मरकरी चला गया, लेड चला गया, आर्सेनिक चला गया, ठीक है। तो ये सब होता है आपका केमिकल पोल्यूशन। उसी तरह से बायोलॉजिकल पोल्यूशन में क्या होता है कि पैथोजेंस चले जाते हैं। पैथोजेंस अगर वाटर में चला गया, बैक्टीरिया चला गया, वायरस चला गया, प्रोटोजोआ चला गया, हेलमिन्स चला गया, ठीक है। तो पैथोजेंस, पैथोजेंस, ये जो ऑर्गेनिक केमिकल कंटामिनेशन होता है ये ज्यादातर होता है एग्रीकल्चरल रन ऑफ की वजह से, एग्रीकल्चर से, या फिर हम जो है जो वेस्ट जो है अपना पानी भेजते हैं इसमें, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिकल कंटामिनेशन भी एग्रीकल्चरल से जाता है। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर जो इनऑर्गेनिक आप यूज करते हो, नाइट्रेट फर्टिलाइजर, फॉस्फेट फर्टिलाइजर, वो क्या होता है, एक्सेस जो फर्टिलाइजर बच जाता है वो वाटर के साथ रन ऑफ जो है चला जाता है आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो वाटर पोल्यूशन हो गया। ऑयल स्पिल्स के बारे में तो पता ही, अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि ऑयल स्पिल्स किन किन कारणों से जो है तेल चला जाता है पानी में। फिर हम बात करेंगे हेवी मेटल्स का, ये इंडस्ट्रीज से ज्यादा जाता है। जितने भी इंडस्ट्रियल रीजन है ना उसके आसपास आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे वहां के एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में, ठीक। तो ये हो जाते हैं। पैथोजेंस जो होता है वो ज्यादातर जाता है आपका डोमेस्टिक सीवेज से, डोमेस्टिक सीवेज से पैथोजेंस जो है चले जाते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में, या एग्रीकल्चरल रनअप से पैथोजेंस चले जाते हैं मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में। पैथोजेंस में क्या क्या आ जाएंगे, वायरस आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब जो है आपको आ जाते हैं। पैरासाइटिक पैथोजेंस जो है वो बायोलॉजिकल पोल्यूशन हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में ये लिख दोगे, कोई दिक्कत। फिर आता है हमारा सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन, वेरियस सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन। सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन को अगर आप देखोगे तो जनरली जितने भी सोर्सेस हैं वाटर पोल्यूशन के उनको आप दो भाग में बांट सकते हो, ठीक है। एक होता है पॉइंट सोर्सेस, पॉइंट सोर्सेस, और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्सेस, नॉन पॉइंट सोर्सेस। पॉइंट सोर्सेस एंड नॉन पॉइंट सोर्सेस, ये दो भाग में आप बांट सकते हो, राइट। पॉइंट सोर्सेस वो सोर्स होता है जो एक चैनल या एक पैसेज के थ्रू हम डिलिबरेटली डिस्चार्ज करते हैं, तो वो पॉइंट सोर्सेस होता है। जैसे कि जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है जो घरों से कलेक्ट होता है, वो जो है हम जो है उसको एक पैसेज के थ्रू जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको नदी में छोड़ते हैं, क्योंकि उसको हम कहां ले जाएंगे अगर नदी में नहीं छोड़ेंगे तो। बट ये है कि हाँ उसको हम प्यूरिफिकेशन करके एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट करके और फिर छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट सोर्सेस हो जाता है। तो जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, जितने भी आपको एग्रीकल्चर नहीं सॉरी जितने भी आपको म्युनिसिपल वेस्ट होते हैं ये सब पॉइंट सोर्सेस में आते हैं, म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल। क्योंकि जो म्युनिसिपल का काम यही होता है कि नाला बनाओ एक और उस नाला को जाके नदी में छोड़ो। इंडस्ट्रीज का भी यही काम होता है कि एक पैसेज बनाओ छोड़ो। तो ये पॉइंट सोर्सेज होता है। नॉन पॉइंट सोर्सेस मतलब कि जो एंट्री है
वो कोई एक पॉइंट नहीं है जहां से एंट्री हो रही है। यहां तो एक पॉइंट थी जो जाकर नदी में मिल जाती थी, एक नहर चाहे जो भी कह लो। यहां नन पॉइंट है। जैसे मान लो कि इतना बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड है, यहां बारिश हुई, तो बारिश होने के बाद जो पानी बहना स्टार्ट हुआ और वो पानी बह के और जाके नदी में गिर रही है, तो वो तो कई सारे पॉइंट्स से गिर रही है ना, तो वो नन पॉइंट हो जाता है। तो नन पॉइंट सोर्सेस में आता है एग्रीकल्चरल रन ऑफ हो जाता है, अर्बन रन ऑफ होता है। इंडस्ट्रियल में भी, रीजन्स में भी जाओगे तो जो इंडस्ट्रीज के आसपास के जो कचरे होते हैं वो घुल के और नदी में चले जाते हैं। तो बारिश की वजह से मेनली होता है, बारिश एंड फ्लड की वजह से ये नन पॉइंट सोर्सेस होते हैं। समझ में आ रही है? पॉइंट सोर्सेस को काउंटर करना आसान होता है, नन पॉइंट सोर्सेस को काउंटर करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यहां तो अपना आप जो भी प्रोसेसेस है उसको आप यूटिलाइज करके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को आप लगा के और सारे वाटर को डिकंटेमिनेट करके फ्रेश वाटर को छोड़ सकते हैं नदी में। लेकिन यहां कैसे करेंगे आप, कहां कहां लगाएंगे? तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, राइट, नन पॉइंट सोर्सेस का। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो है हमारे वेरियस सोर्सेस हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कौन सा सोर्स है और किससे क्या निकलता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक नंबर में बात करते हैं हम म्यूनिसिपल वेस्ट। म्यूनिसिपल वेस्ट या इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। ये पहला इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वाटर पॉल्यूशन का, राइट। इसको इसमें डाल दिया मैंने, चलो कोई नहीं। म्यूनिसिपल वेस्ट या डोमेस्टिक वेस्ट हो गया। इससे मेनली क्या क्या चीज निकलता है? सबसे पहले निकलता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो वाटर में जाता है वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जाता है। एक ये पॉल्यूटेंट्स इससे निकलता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होता है जो हम लोग खाते हैं, जो हमारा लेफ्ट ओवर होता है, ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इनऑर्गेनिक pollutants like nitrate and phosphate. इनऑर्गेनिक pollutants like nitrate and phosphates, ये भी जो है हमारे घरेलू कचरा से जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। और तीसरा जाता है पैथोजीन्स। पैथोजीन्स, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, लाइक ये तीन जो है मेजर पोल्यूटेंट्स होते हैं जो म्युनिसिपल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट से एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाते हैं। समझ में आ रही बातें? तो ये हो गया आपको म्युनिसिपल वेस्ट की वजह से। दूसरा होता है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। सेकेंड जो होता है इंडस्ट्रियल सोर्सेस। इंडस्ट्रियल सोर्सेस, इंडस्ट्रियल सोर्सेस से जनरली आपको बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स नहीं जाता है, इससे आपको जाता है केमिकल पॉल्यूटेंट्स। केमिकल पॉल्यूटेंट्स, खासकर टॉक्सिक वंस, राइट। दूसरा जाता है आपको हेवी मेटल्स। हेवी मेटल्स लाइक Hg, Pb, मरकरी, लेड, ये सब जो है निकलता है आपको इंडस्ट्रियल सोर्सेस से। केमिकल पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिक, हेवी मेटल्स, ये सब जो है रिलीज होता है किससे? इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से। कोई दिक्कत? और तीसरा जो होता है सोर्सेस वो होता है रन ऑफ। ये नन पॉइंट सोर्स होता है। रन ऑफ, रन ऑफ, रन ऑफ मतलब जो बारिश वारिश की वजह से जो है वो निकल जा रहा है। रन ऑफ जो होता है इसको आप तीन भाग में बांट सकते हो। देखो मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि कौन कौन से एक्टिविटीज की वजह से किस किस तरह के पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं। जैसे कि आपका डोमेस्टिक हुआ, म्युनिसिपल हुआ, तो उससे ऑर्गेनिक वेस्ट जा रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट भी जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक वेस्ट भी जा रहे हैं, ठीक है, और पैथोजेंस जा रहे हैं। हेवी मेटल्स जनरली नहीं जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि पैथोजेंस नहीं जाता है, ज्यादातर आपको हेवी मेटल्स जाते हैं और इनऑर्गेनिक केमिकल्स जाते हैं, राइट। तो ये सब जाते हैं। अब रन ऑफ में हम बात करेंगे तो एक हो जाएगा आपका एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चरल रन ऑफ,
आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पॉल्यूशन तो चलो बहुत बड़ा एक टर्म हो गया पोल्यूशन, स्ट्रक्चर जब पता होता है ना तो चीजें याद भी रहती हैं। एग्रीकल्चरल रन ऑफ हो गया, दूसरा हो गया अर्बन रन ऑफ, अर्बन रन ऑफ, और तीसरा हो गया इंडस्ट्रियल रन ऑफ। अब यहां हम रन ऑफ की बात कर रहे हैं, ये कंट्रोल्ड नहीं है, ये अनकंट्रोल्ड है, ये अनकंट्रोल्ड है, मतलब समझ रहे हो ना, यहां कोई कंट्रोल नहीं है। अर्बन रन ऑफ, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और इंडस्ट्रियल रन ऑफ। एग्रीकल्चरल रन ऑफ से क्या क्या जाएगा? पेस्टिसाइड्स या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का जो रेसिड्यूज हो गए वो जाएगा, राइट। जैसे इनऑर्गेनिक आपको न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, जैसे नाइट्रेट्स जाएगा, जैसे कि आपको फॉस्फेट जाएगा, ये सब जाएगा, पोटाश जाएगा, ये सब जाएगा। उसके अलावे क्या जाएगा आपको? ऑर्गेनिक वेस्ट भी जाएगा, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट भी जाएगा एग्रीकल्चरल रन ऑफ से। उसके अलावे आपको बायोलॉजिकल पैथोजेंस भी जाएगा, बायोलॉजिकल पैथोजेंस भी। कोई दिक्कत? अर्बन रन ऑफ से क्या जाएगा? वही जाएगा, बायोलॉजिकल आपको पैथोजेंस भी जाएंगे, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक वेस्ट भी जाएगा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों जाएंगे। और इंडस्ट्रियल रन ऑफ से मेनली आपको जाएगा हेवी मेटल्स, हेवी मेटल्स, टॉक्सिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ये सब इंडस्ट्रियल रन ऑफ से जाएंगे। हॉट वाटर, ठीक है, तो ये सब जाएंगे आपको इंडस्ट्रियल से। समझ में आ रही बात है? तो ये सोर्सेस हो गया। सोर्सेस में अपने पॉइंट सोर्सेस देख लिया, नॉन पॉइंट सोर्सेस दिया। इसके पहले जो हमने म्युनिसिपल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट देखा था वो पॉइंट सोर्सेस था, ये नॉन पॉइंट सोर्सेस हैं, ये अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। तो ये दो तरह के सोर्सेस होते हैं, पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स, और इस तरह से ये जाते हैं। समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत? गुड। अब हम दो कॉन्सेप्ट यहां देखना है, एक ऑयल स्पिल क्या होता है और एक थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। ऑयल स्पिल्स और थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? ऑयल स्पिल्स ट्रांसपोर्टिंग के टाइम पे या पेट्रोलियम वगैरह और वो ऑयल वो लाइटर होता है तो वो वाटर लोड कर रहा है, उस वजह से एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ ऑयल इन द ओशंस, कोस्टल एंड एस्चुरीज। ओशंस में या एस्चुरीज में जो एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ ऑयल होता है उसी को ऑयल स्पिल बोलते हैं। ऑयल स्पिल का डिफिनेशन ही यही होता है, द एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ ऑयल इन ओशन एंड एस्चुरीज। अब ये एक्सीडेंटल डिस्चार्ज होता किन किन कारणों से होता है, कौन कौन से कारण होते हैं? ऑयल स्पिल के आपको कॉजेज पता होना चाहिए और उसके इंपैक्ट्स पता होना चाहिए कि क्या इसके इंपैक्ट्स होते हैं, क्यों होते हैं और क्या कॉजेज होते हैं। सबसे पहला कॉज इसका होता है जो कैप्साइज्ड कंटेनर्स होते हैं, जो नेविगेशन होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल होता है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसके कई बार एक्सीडेंट की वजह से पलट गया या दो जहाज लड़ गए, ठीक है, तो उनकी वजह से जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल जो है डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे कुछ साल पहले चेन्नई में ऑयल स्पिल हुआ था, उसके पहले मुंबई में हुआ था, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल जो होता है इन हेवी कंटेनर्स, कैप्साइज्ड कंटेनर्स, तो इनके एक्सीडेंट की वजह से ये ऑयल स्पिल हो जाता है। दूसरा कारण होता है ऑयल एक्सप्लोरेशन की वजह से, जो ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन या ऑफशोर ऑयल माइनिंग करते हैं उसकी वजह से भी होता है। ऑफशोर मतलब कि जो ओशन के अंदर होता है, बीच समुद्र में जाके, ऑफशोर ऑयल माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, ऑयल माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन की वजह से भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल सबसे बड़ा कारण हो जाता है, ऑफशोर ऑयल माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन होता है। उसके बाद कोस्टल या ऑफशोर रिफाइनरीज जो होते हैं, ये भी कई बार रिलीज कर देते हैं एक्सीडेंटली ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल ओशन वाटर में। तो ये जो है 3 मेजर कॉज ऑफ ऑयल स्पिल होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल, जो कि टैंकर्स जो होते हैं वो कई बार टकरा गए या पलट गए, तो इसकी वजह से। ऑफशोर ऑयल माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, जो समुद्र जैसे बॉम्बे हाई में होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर, तो उसकी वजह से होता है। और कोस्टल या ऑफशोर रिफाइनरीज जो होते हैं इनकी वजह से होता है। तो इन तीनों वजह से ऑयल स्पिल होता है। तो ये कॉजेज ऑफ ऑयल स्पिल्स हो गए।
अब ऑयल स्पिल्स के इंपैक्ट क्या होते हैं, हाउ डू दे इंपैक्ट द एक्वेटिक इकोसिस्टम, या किसी को भी कैसे इंपैक्ट करते हैं ऑयल स्पिल्स। इंपैक्ट्स में कई सारे इंपैक्ट्स होते हैं, जैसे कि कुछ तो ऐसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फिश या मोलस्का होते हैं जो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं ऑयल कंसंट्रेशन वाटर में। अगर ऑयल कंसंट्रेशन वाटर में होगा तो वो मर जाएंगे, दे आर एलिमिनेटेड, राइट। सबसे पहला तो ये होता है। कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जब ऑयल स्पिल या ऑयल स्पिल्ड वाटर में जैसे वो जाती हैं हंटिंग के लिए, ठीक है, फूड के लिए, तो उनका जो फीदर्स होता है वो ऑयल में डूबने की वजह से भारी हो जाता है और चिपक जाता है एक दूसरे से, जिसकी वजह से कि उनकी जो कैपेसिटी होती है उड़ने की वो खत्म हो जाती है। एंड सिंस दे लूज देयर कैपेसिटी टू फ्लाई, दोज मैरीन बर्ड्स डाई बिकॉज ऑफ द फूड स्कार्सिटी। तो फूड स्कार्सिटी की वजह से वो मर जाती हैं। तो देयर इज अ लॉस टू मैरीन बर्ड्स who lose their capacity to fly because of smearing of their feather in the oil। तो ऑयल में जो सन जाता है उनका फीदर, तो उसकी वजह से जो उनकी उड़ने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, तो उसकी वजह से वो मर जाती हैं। कुछ स्पेसीज टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं ऑयल के कंसंट्रेशन को, इसलिए मर जाते हैं, राइट। तीसरा इसका जो इंपैक्ट होता है वो होता है कोरल रीफ पे। कोरल रीफ पे, कोरल रीफ इकोसिस्टम में जो कोरल्स होते हैं या जो एल्गी होती है वो टॉलरेट नहीं कर पाती है ऑयल स्पिल को और इसकी वजह से मर जाती है। तो कोरल रीफ, डिग्रेडेशन ऑफ कोरल रीफ जो है थर्ड इंपैक्ट में आप लिख देंगे। चौथे में लिख सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल बायोडाइवर्सिटी। दोनों में अंतर है, कोरल रीफ में कोरल और एल्गी मर रहे हैं, लेकिन कोरल बायोडाइवर्सिटी में जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है इतने ऑर्गेनिजम्स वो भी एलिमिनेट हो रहे हैं। तो कोरल बायोडाइवर्सिटी भी डिस्ट्रॉय हो रही है ऑयल स्पिल्स की वजह से। तो दैट कैन आल्सो बी काउंटेड एज एन इंपैक्ट ऑफ ऑयल स्पिल्स। समझ में आ रही बात है। पांचवा जो होता है लॉस ऑफ एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द कोस्टल इकोनॉमी या कोस्टल इकोसिस्टम। कोस्टल इकोसिस्टम की जो एस्थेटिक वैल्यू होती है, जैसे टूरिज्म होता है, जब भी ऑयल स्पिल से पूरा मतलब ये बर्बाद हो जाता है कोस्ट, तो महीनों दिन जो है टूरिज्म डिस्टर्ब होता है, वहां पे टूरिस्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि आप पानी वानी में बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल जब चला जाता है ना, तो आप जाते हो ओशन वाटर में तो आपको पता चलता है कि ऑयल है इसमें। तो एक तो कि डर रहेगा आग लगने का, दूसरा जो है आप जो है मतलब खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी वजह से कोस्टल इकोनॉमी उस रीजन की गड़बड़ हो जाती है कई महीनों तक, राइट। तो ये जो हमारा ऑयल स्पिल का ये होता है। कोई दिक्कत? इसके लिए जो है एक बैक्टीरिया जो है डेवलप किया गया है, अभी लार्ज स्केल पे तो सक्सेसफुल नहीं है लेकिन फर्दर हो सकता है, ऑयल जेपर्स करके। ऑयल जेपर्स जो होते हैं ना वो ऑयल को खाते हैं, ठीक है, ऑयल मोलिक्यूल्स को। तो जब भी कहीं पे ऑयल स्पिल होता तो ऑयल जेपर्स को वहां पे आप जर्मिनेट कर दो, तो धीरे 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 वो पूरे ऑयल सरफेस से एलिमिनेट कर देंगे, खा जाएंगे, राइट। तो इस तरह के बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है ऑयल जेपर्स बने हुए हैं। तो इसको बोलते हैं बायो रेमेडिएशन प्रोसेस, जिसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का यूज करके डिकंटामिनेट कर रहे हो एनवायरमेंट को, तो बायो रेमेडिएशन प्रोसेस को बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे बायो रेमेडिएशन क्या होता है, फाइटो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन, ठीक है। तो कोरल रीफ, कोरल बायोडाइवर्सिटी, एस्थेटिक वैल्यू, ये इंपैक्ट हो गया ऑयल स्पिल का। दूसरा होता है अब हमारा थर्मल पोल्यूशन। ये थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन होता है जब वाटर जिसकी टेम्परेचर सराउंडिंग वाटर से 8 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा होगी, और वैसे वाटर को अगर हम डिस्चार्ज करते हैं किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो दैट विल क्रिएट द थर्मल पोल्यूशन देयर। वहां पे वो थर्मल पोल्यूशन वो क्रिएट कर देगा। थर्मल पोल्यूशन मतलब कि जो टेम्परेचर ऑफ वाटर, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विच इज बीइंग डिस्चार्ज्ड इज 8 to 10 डिग्री मोर देन द टेम्परेचर ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम वेयर इट इज डिस्चार्ज। रिवर में अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हो पानी और उस पानी का टेम्परेचर 8-10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, 10 से ज्यादा जो भी, तो फिर वो थर्मल पोल्यूशन क्रिएट कर देगा वहां पे, राइट। तो थर्मल पोल्यूशन के लिए ये डिफिनेशन होता है। थर्मल पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? मेनली इंडस्ट्रीज की वजह से होता है। किस तरह के इंडस्ट्रीज की वजह से? थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से होता है, स्टील इंडस्ट्रीज की वजह से होता है, राइट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की वजह से होता है, क्योंकि इन सारे इंडस्ट्रीज में जो वाटर है कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है, और ये जो हॉट वाटर जो निकलता है इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये डिस्चार्ज्ड हॉट वाटर जब एक्वेटिक इकोसिस्टम में इंटर करते हैं तो दे क्रिएट डिस्टर्बेंस देयर बिकॉज ऑफ देयर हायर टेम्परेचर।
कैसे डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं? दो तरीके से करते हैं। कुछ तो ऐसे स्पीसीज होते हैं जो हाईली रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ टॉलरेंस उनका होता है। अगर उनकी आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे हैबिटेट के 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगी तो दे कैन टॉलरेट एंड दे स्टार्ट एलिमिनेटिंग। वो धीरे धीरे जो है डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, मरने लगते हैं, एलिमिनेट होने लगते हैं। कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, कुछ फिश होते हैं, जो मोलुस्का होते हैं, इनका बड़ा ही रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ टॉलरेंस होता है। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को आप डिस्टर्ब कर दिए सबसे पहले, अगर आप थर्मल पोल्यूशन कर दिए तो, राइट। दूसरा इसी से रिलेटेड हो जाएगा कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग बहुत होता है थर्मल पोल्यूशन की वजह से, कोरल ब्लीचिंग होने लगेगी। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। नॉर्मल वाटर में 8 mg पर लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होना चाहिए, या मिनिमम 8 mg पर लीटर डिसॉल्व होना चाहिए ऑक्सीजन। इससे अगर कम डिसॉल्व हुआ तो वो पोल्यूटेड वाटर कहलाने लगता है, डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन वाटर कहलाने लगता है। और जितने भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिसॉल्व्ड कंटेंट ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है, उसमें एक उसका टेम्परेचर भी होता है। हायर द टेम्परेचर लोअर इज द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड। तो ऑक्सीजन की जो डिसोल्यूशन कैपेसिटी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम का होता है, ऑक्सीजन डिसोल्यूशन कैपेसिटी, वो घटने लगती है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो अगर आप थर्मल पोल्यूशन करते हो, हॉट वाटर अगर डिस्चार्ज करते हो एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो उस एक्वेटिक सिस्टम का जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल होगा वो कम होने लगेगा, क्योंकि जो नेचुरल एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है, जो एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज होता है ओशन एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाता है। तो थर्मल पोल्यूशन के क्या क्या इंपैक्ट है समझ गए आप? कुछ तो स्पेसीज डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे जो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे उस हाई टेम्परेचर को, 1 नंबर। कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा, 2 नंबर। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगा, 3 नंबर। और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो स्पेसीज होंगे वो सफोकेट होकर मर जाएंगे। हाइपोक्सिया हो जाता है, हाइपोक्सिया, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है ओशन वाटर में थर्मल पोल्यूशन की वजह से, और जिसकी वजह से ये मर जाते हैं। समझ में आ रही बात है? गुड। तो ये हमारा थर्मल पोल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट होते हैं ये देखेंगे, और ह्यूमन हेल्थ पे क्या होता है ये देखेंगे। ये 2 चीज हमें देखने हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जैसे हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसेप्ट हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, किन किन कारणों से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से के कम होने से कैसे एलिमिनेशन हो जाता है स्पीसीज का, और किन किन कारणों से होता है। एक होता है उसमें बीओडी और सीओडी का कंसेप्ट होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है इसको देखेंगे। यूट्रोफिकेशन एंड अल्गल ब्लूम क्या होता है इसको देखेंगे। बायोमैग्निफिकेशन, बायोएक्यूमुलेशन देखेंगे। और उसके बाद हम ह्यूमन हेल्थ पे क्या इंपैक्ट होता है वाटर पोल्यूशन का, किस पोल्यूटेंट से कौन सी बीमारी होती है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये है हमारा इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। कोई दिक्कत अभी तक? ओके।